हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बेटा आज हम आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है पॉलीमर्स। तो वो पॉलीमर को कवर करने वाले हैं, कुछ पीवाईक्यू भी करवाएंगे पर पॉलीमर सबसे पहले कवर करेंगे, है ना। देखो पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एडिशन पॉलीमर है सबसे पहले, दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमर है क्या चीज, एडिशन और कंडेंसेशन दोनों की बात करेंगे, प्लस आपको पॉलीमर के बारे में सबसे पहले बेसिक्स बताते हैं कि पॉलीमर होता क्या है ना, हाउ इट वर्क्स। तो जैसे सबसे सिंपल पॉलीमर ये वाला है CH2 है ना, पॉलीथीन बोलते हैं, जब पॉलीइथीन नाम होगा पॉलीथीन जैसे। अब पॉलीमर होता क्या है सबसे बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में आपको सब आसान हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसका डबल बॉन्ड तोड़ देता हूँ, यहां से मैंने इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया, दोनों कार्बन की एक इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और ऐसा ही एक और मोलिक्यूल हो CH2 वो जुड़ जाए, फिर ऐसा ही एक और हो CH2 और इस तरह से लास्ट तक वैलेंसी खाली चलती रहेगी। और ये क्या करेंगे, एक लंबी चेन बना देंगे। तो इसका नाम क्या था, इथीन नाम था, इथीन। दो कार्बन की चेन है ना, जस्ट टू कार्बन वाली चेन का नाम इथीन था, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो इथीन। अब इथीन ने क्या किया, अब ऐसे से एन मोलिक्यूल मतलब बहुत सारे, है ना, इथीन से पोली, पोली का मतलब होता है बहु, बहुत सारे, पोली इथीन, इथीन। अब देखो वाई और ई जो है इकट्ठा आ रहा है, और केमिस्ट्री के अंदर क्या बताया था मैंने, एक बार आपको शायद बताया होगा कि केमिस्ट्री में वाई भी वोवल की तरह काउंट होता है, AEIOU और वाई, अगर ये इकट्ठे आते हैं तो यहाँ दो बार नहीं आने वाले, तो इसलिए इसका इथ का ई कट गया, बन गया पोलीथीन। तो इसका नाम हो जाएगा पोलीथीन, पोलीथीन। ये समझ में आ गया भी सबको, पॉलीथीन। इथीन से पॉलीथीन बन गया, और इसको बोलते हैं, इथीन जो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है मोनोमर, मोनोमर, और ये होता है पॉलीमर। पॉलीथीन जो है इससे बोलेंगे पॉलीमर, यानी एक से ज्यादा सिमिलर टाइप के पॉलीमर एटम्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। यस, क्लियर हुआ बेटा, ये होता है आपका पॉलीमर और कुछ भी नहीं है। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स लंबी चेन बनाते हैं रिपीटिंग मैनर में, उसी को पॉलीमर बोलते हैं। अब ये रिपीटिंग मैनर ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम कहें ना कि 3.3333, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी बजाय कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3.33 की जगह पर अगर मैं ये बोलता हूँ 3.121212 बार बार 12 रिपीट हो रहा है ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इनकी जो सिंगल यूनिट्स हैं, ये वाली जो सिंगल यूनिट है सिर्फ एक नहीं होती है, कई बार एक से ज्यादा दो हो सकती है, तो दो रिपीट हो रही हैं, तीन हो सकती है, वो तीन रिपीट हो सकती है, तो तीन मोनोमर से मिलकर एक मॉलिक्यूल का मतलब एक पॉलीमर का एक सिंगल यूनिट बनेगा, और वो बार बार रिपीट करेंगे। यस, ये बात सबको समझ में आई बेटा, पॉलीमर क्या होता है। आगे फिर सबके एग्जांपल्स करेंगे एक एक करके, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल और साफ, सिर्फ एग्जांपल पता होने चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब इन्होंने नाम दे रखा है यहाँ पर पॉलीइथीन दे रखा है, वैसे इसका नाम पॉलीथीन बोला जाता है, इथीन नहीं बोलते हैं इसको, है ना, बट पॉलीइथीन भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पॉलीइथाइलिन, ये कॉमन नेम है, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, मतलब कॉमन नेम से इथाइलिन से बना है इसलिए पॉलीइथाइलिन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड है, लो डेंसिटी। अब देखो इनके कुछ नेचर होते हैं, है ना, कि मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, हमने ये बना तो लिया पॉलीमर, जैसे पॉलीथीन आप लोगों को पता है, लिफाफा जिसे बोलते हैं ना, पन्नी बोलते हैं, लिफाफा बोलते हैं, पॉलीथीन भी बोलते हैं, ये वही चीज है। तो कार्बन की चेन सीधी सीधी जुड़ी होती है, CH2 लोड्स ऑफ चेन। तो क्या होगा उसमें, कार्बन की ये वाली चेन ऐसे करके CH2 की चेन एक होगी, फिर दूसरी एक चेन होगी, फिर तीसरी एक चेन होगी, फिर फोर्थ चेन होगी, और ऐसे ये सारी चेन एक दूसरे के साथ जुड़कर लेयर बाय लेयर हमारा पूरा पॉलीमर बना देते हैं। तो होता ऐसा है, पॉलीमर ऐसे बनता है। तो पॉलीथीन आप सभी ने देखा, उसमें थोड़ा कलर डाल दो तो वो कलर्ड हो जाएगा, फटता नहीं है। 500 ईयर की एज है पॉलीथीन की, यानी आज जो पॉलीथीन किसी ने बनाया है लगभग 500 साल बाद में वो खत्म हो जाएगा, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बॉन्ड अपने आप वीक हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना पॉलीथीन हमारे लिए पॉल्यूशन है। क्यों पॉल्यूशन है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 500 साल बाद आज जो बना है
वो 500 साल बाद डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन बनाने की जो स्पीड है हमारी, फैक्ट्रियां बना रही हैं ज्यादा और कंज्यूम हो रहा है बहुत कम, मतलब वो खत्म, जिसको डिग्रेडेबल बोलते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो अपने आप बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप खत्म हो जाता है। तो खत्म स्लो हो रहा है, बहुत स्लो, और बन बहुत फास्ट रहा है, जिससे हमारे पास पॉलीथीन के ढेर बन गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलीथीन का यूज जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन वरना बहुत ज्यादा पॉलीमर हो जाएंगे, उनको पॉलीथीन हो जाएंगे, उनको रिसाइकिल करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और कूड़े को रखने की जगह नहीं मिलेगी। दैट इज वाई लॉन्ग टर्म में सोचा जा रहा है कि आज इतना बन रहा है, आने वाले फ्यूचर में 10 सालों में कितना हो जाएगा, फिर 10 साल में कितना हो जाएगा, फिर 10 साल में। तो इसलिए आज ही उस पर रोक लगाई जाए, कुछ हद तक उसको कम किया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में इतना बड़ा वो ना बने। हालांकि देखो 10 साल बाद हो सकता है हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम इसको रिसाइकिल करना सीख लें, ये भी हो सकता है। बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से और पूरा वर्ल्ड अपनी तरफ से कोशिश करता है कि भाई इसको बैन किया जाए। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि भाई आप लोगों ने नॉर्मल दुकानदारों का तो पॉलिथीन बंद कर दिया, लेकिन ये जो लिफाफे आते हैं, चिप्स आती हैं, इनका क्यों नहीं बंद किया? देखो चिप्स जो आती है वो बहुत बड़ा पे देती है गवर्नमेंट को, उनका एक टैक्स होता है, और वो हम लोगों से बहुत बड़ा पे लेते हैं। हम अगर चिप्स खाना ही बंद कर दें दैट इज बेटर, लेकिन वो पैक्ड फूड जो आता है वो गवर्नमेंट को काफी सारा पैसा जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस पैसों को यूटिलाइज करके उस कचरे को, उस गार्बेज को ठीक कर सकती है, रीयूज कर सकती है, फिर से यूज कर सकती है, मतलब उस पैसे को वहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो आम शॉपकीपर यूज करता है वो उतना पैसा पे नहीं करता, जिसकी वजह से उसे रीयूज करना प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले भाई जो सबसे नीचे वाली कड़ी होती है भुगतना उसी को पड़ता है, सिंपल सी बात है ना। पावरफुल लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर सिंपल और साफ इसको पॉलीमर की फॉर्म में बना देता हूँ। आपको ये हर किसी को पॉलीमर बनाना आना चाहिए। ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों के इक्विवेलेंस, और यहाँ पर एन लगा दिया। ठीक है, अब ये कैसा होता है? लो डेंसिटी होमोपॉलीमर ब्रांच्ड चेन ग्रोथ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में क्या फर्क होता है? ये वाला जो यूनिट है ये सेम टू सेम ऐसी ही चलेगी, इधर भी इधर भी, इसमें कोई डिफरेंट यूनिट नहीं है, एक ही यूनिट से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे मैं बोल रहा था 3.333, तो सब 3 लगे हैं, वो होमोपॉलीमर। अगर हेट्रोपॉलीमर का मतलब हो उसमें कोई हेट्रो एटम्स आता है, वो हेट्रो, जैसे नाइट्रोजन वगैरह इसके अंदर आ जाए, वो हेट्रोपॉलीमर हो जाएगा ना। ब्रांच्ड चेन ग्रोथ, और इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे CH2 है, ठीक है, फिर इस तरफ हम मान लो फिर से CH2 लगा देता हूं मैं, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ लास्ट में एंड कर, इसका एंड भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एंड होगा, है ना, तो CH3 एंड हो गया। अगर इसकी जगह पर यहाँ मैं ब्रांचिंग लगा दूं, इस तरह से ब्रांचिंग में चलने लग जाए, तो और ये अकेला H आ जाए, तो ये ब्रांचिंग भी कर सकता है। तो ब्रांच वाला जो होता है, 2 तरह के होते हैं ये, अब ये बता देता हूँ। ब्रांच वाला जो पॉलीमर है वो लो डेंसिटी पॉलीमर होता है। हेलो बेटा, नमस्ते अमित। ठीक है, तो लो डेंसिटी पॉलीमर कौन सा होगा? जो ब्रांचिंग होगी जिसमें, और ये इसी पॉलीथीन में हाई डेंसिटी पॉलीमर भी आता है। तो जनरली देखिए, जो प्लास्टिक जो पॉलीमर जो पॉलीथीन की एज होती है वो 500 साल से 1000 साल तक होती है। सिर्फ 500 नहीं होती, मैं 500 बोल रहा था पहले, 500 से 1000 के बीच में। वो 1000 वाला कौन सा होता है? जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होगा उसकी एज थोड़ी ज्यादा होगी, लो डेंसिटी पॉलीमर होगा उसकी एज थोड़ी कम होगी। तो आपने देखा भी होगा कई बार जो प्लास्टिक होता है, घर की छतों के ऊपर पॉलीथीन की एक लेयर जमाई जाती है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती है, उसको पक्का किया जाता है। जिसने भी कंस्ट्रक्शन देखी हो कभी, है ना, तो कई बार हमने देखा कि कुछ पॉलीथीन ऐसे होते हैं कि 5-4 साल बाद में ना वो ऐसे करते ही वो फटने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि इसकी तो एज खत्म होगी। जैसे चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक की चेयर, वो टूटने लग जाती है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की चेयर जो है वो 10 साल बाद भी नहीं टूटती है। तो लाइक दैट उनमें भी इंटरनल क्वालिटीज में डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एज 500 से 1000 ईयर तक हो सकती है। बट जनरली जो पॉलीथीन बनाए जाते हैं उनकी एज जो है वो लो डेंसिटी बनाए जाते हैं, और उनकी एज 500 ही होती है अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये तो था पॉलीथीन का नेचर। इसके बाद देखो ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, बिल्कुल व्हाइट कलर का लोगे तो वो ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा दिखाई देगा। मॉडरेट टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब खींच कर, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, खींच, जब इसको खींचते हैं तो मॉडरेटली आराम से फट जाते हैं, है ना। फर्दर हाई टफनेस, टफ होते हैं काफी हद तक, हाई टफनेस होती है इनकी। अब एप्लीकेशन देखो भाई, एप्लीकेशन पैकिंग मटेरियल बैग्स, तो ये तो सबको पता है कि पॉलीथीन से मटेरियल बैग बनाएगा। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स,
इलेक्ट्रिकल वायर्स का इंसुलेशन जो हम रबड़ चढ़ाते हैं ना इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर, वो भी पॉलीथीन की मिलकर बनी होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की होती है ना। तो यानी ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर हुआ। केबल्स, केबल वगैरह के ऊपर, बकेट जो बाल्टियां होती हैं वो भी पॉलीथीन ही होता है लेकिन हाई डेंसिटी होता है। ट्यूब बनाई जाती हैं, हाउस वेयर पाइप बनाई जाती हैं, बोटल्स बनाई जाती हैं और टॉयज बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे ये प्लास्टिक हो गया, ये तो है ना, प्लास्टिक भी होता है, उसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पॉलीथीन से भी इस तरह की चीजें बनाई जाती है। पॉलीथीन और प्लास्टिक दोनों तरह की। जैसे आपने बिस्लरी वाली बोतल देखी है, उसको ऐसे से थोड़ा सा मरोड़ दो तो वो हाई डेंसिटी का होता है, थोड़ा बहुत कुछ और उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो कुछ इसी तरह की होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बनाई थी। एक बार एप्लीकेशंस को पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट देखो भाई, पोली प्रोपाइलिन, पोलीप्रोपीन या हेरक्यूलोन। अब देखो ये तीनों नाम इसके हैं, पोलीप्रोपीन या पोलीप्रोपाइलिन, तो एक ही बात है, ये आपको समझ आ जाएगा। प्रोपीन यानी 3 कार्बन की चेन। तो इन्होंने देखो क्या कर रखा है, ये बहुत आसान है। यहाँ पर CH2 था, उसकी जगह मैंने एक H की जगह यहाँ CH3 लगा दिया, ब्रांचिंग कर दी। यहाँ डबल बॉन्ड था तो मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो अब जो चेन बढ़ेगी वो ऐसे बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है? यानी बीच में अब कुछ नहीं किया, यहाँ CH2 था और इसकी जगह पर एक CH हटाकर CH3 लगा दिया, सेम टू सेम है, ये पॉलीमर बनेगा इससे। तो मिथ इथ प्रोपीन था, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बन गया, बस इतना ही है। ठीक है, अब इतना सा कार्बन की चेन में हर बार CH3 का एक मेंबर के बाद एक छोड़कर एक कार्बन CH3 की एक ब्रांचिंग मिलेगी। अब इस ब्रांचिंग से क्या होने वाला है, ये भी होमोपोलीमर है, लीनियर है, चेन ग्रोथ है, चेन मतलब ये चेन आपस में लगातार बढ़ती जाएगी। हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन पॉलीथीन, पॉलीथीन से स्ट्रोंगर होता है, हार्डर होता है। पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फूड्स, फूड की पैकिंग में, और टेक्सटाइल होता है कपड़ा, कपड़े की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो फूड और कपड़े की इंडस्ट्रीज की पैकिंग में काम आते हैं। लाइनर ऑफ बैग्स, बैग की जो लाइनिंग होती है वो इससे। हीट श्रिंकिंग रैप्स, रैप्स, हीट श्रिंकिंग रैप, हमने देखा है जो नई नई बाइकें आती है उनके ऊपर एक लेमिनेशन सी की लेयर होती है, वो पॉलीथीन ही होता है, वो ये वाला होता है, उसको हल्का सा हीट करो उसके ऊपर चिपक जाता है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेमिनेशन की, जो शुरू में हम लिफाफा उतारते हैं किसी बाइक या गाड़ी के ऊपर चिपका होता है, समझ गए, बिल्कुल हल्का सा होता है वो लेमिनेशन नहीं होती है। लेमिनेशन एक अलग हार्डर अलग शीट होती है, ये उसके काम आता है। तो ये श्रिंकिंग रैप, रैप चारों तरफ लपेटने वाले। कारपेट फाइबर, रोप, रस्सियां भी इसकी बनती हैं, है ना। ऑटोमोबाइल मॉड्यूल्स, मॉड्यूलिंग, स्ट्रोंगर पाइप्स एंड बोटल्स, पाइप और बोतलें भी इससे मिलकर बनाई जाती है। ठीक है भाई, तो बहुत ज्यादा इसके यूज सर नहीं जो है। बोतल पे लिखा होता है PET पैट, ये वही होता है क्या? बोतल पे क्या लिखा होता है? PET पैट। पी सर PET लिखा होता है, पैट पैट बोटल्स पे। पीईटी, अच्छा नहीं, वो अलग तरह के हाँ। पॉलीमर है बेटा, बहुत तरह के बोतल्स बनती हैं। तो ये वन ऑफ द चीज है जिससे बोतलें बनाई जा सकती है। देखो चीपर लेवल की बोतल्स भी आती हैं, बिल्कुल सस्ती सी, है ना, बहुत महंगे लेवल की बोतल्स भी होती हैं। तो अलग अलग हैं, आगे बहुत सारे पॉलीमर्स आएंगे, उसमें आपको बताऊंगा पीटी क्या होता है। ठीक है, सारे आने वाले हैं, आज वो सारे करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भी, पोलिस्टाइरिन या स्टाइरोन इसको बोलते हैं। पोलिस्टाइरिन में सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, ये मोनोमर है इसका, ठीक है, और पॉलीमर। अब इसका देखो क्या बनेगा, यहाँ पर वही डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन में, हमने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, इधर वैलेंसी बढ़ गई इधर, लेकिन यहाँ CH2 की जगह पर यहाँ मैंने लगा दिया बेंजीन, C6H5। ठीक है, ये बेंजीन इससे जुड़ जाएगा और ये जो मेरा पॉलीमर बनेगा इसको हम पॉलीस्टाइरिन बोलते हैं। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये पॉलीमर है, वो मोनोमर है। अब देखो होमोपोलीमर, ये भी सेम यूनिट से मिलकर बना होता है ना, सारे सेम एटम्स है, कार्बन की चेन है, चेन ग्रोथ है, चेन और ट्रांसपेरेंट होता है ये भी। अब इससे क्या बनता है, प्लास्टिक के टॉयज जो होते हैं, हाउस होल्ड, अब आप कहेंगे टॉयज के तो कलर्ड होते हैं, ये अपने आप में ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर वलर मिला के उस पूरे टॉय को, प्लास्टिक वाले टॉय को हम वो बना सकते हैं, कलर्ड बना सकते हैं। हाउस होल्ड वेयर्स, घर में रखे जाने वाले कुछ कुछ बर्तन भी प्लास्टिक के इसी पॉलीस्टाइरिन के मिलकर बने होते हैं। पॉइजनस होता है, इसको गर्म करना हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है क्योंकि इसमें बेंजीन बड़ी खतरनाक है। रेडियो एंड टेलीविजन बॉडी, वो जो रेडियो और टेलीविजन के ऊपर ब्लैक कलर का बॉक्स होता है ना प्लास्टिक का, वो यही है, पॉलीस्टाइरिन होता है वो। रेफ्रिजरेटर लाइनिंग भी इसी से मिलकर बनती है।
तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा पॉलीस्टाइरीन कहाँ कहाँ यूज होता है। हालांकि हम शक्ल देख के नहीं बता सकते, वी आर नॉट गोइंग टू द डेप्थ एंड डिटेल ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स, कि भाई हम शक्ल देख के बता दें कि ये वही है और ये वही है, उसके लिए थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए होगी। लेकिन मोटा मोटा आपको अंदाजा लगाया जा रहा है कि टेलीविजन के केस से बनते हैं, पीछे वाले से बोतल बनती है, उससे पीछे वाले से भी बोतल बनती है, ये तीनों बोतल बनाने के काम भी आते हैं। प्लास्टिक के टॉय भी बनते हैं, थोड़ा हार्डर होता है उससे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सर थोड़ा सा चेन इसको। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा है क्या चेन बेटा? ग्रोथ। दोबारा बोलिए। सर चेन ग्रोथ लिखा हुआ है, इसमें चेन ग्रोथ का क्या मतलब होता चेन है? ग्रोथ में देखो क्या है, चेन ग्रोथ ये है, यहाँ पर अब दूसरा दूसरा एक मोलिक्यूल लगेगा CH2, और इस तरह से धीरे धीरे चेन जो है वो ग्रो हो रही है। ठीक है, ये दूसरा लग गया, फिर तीसरा लग गया। चेन में एक एक स्टेप करके जुड़ता है। चेन ग्रोथ में एक्चुअल में कुछ नहीं है। पता है क्या होता है चेन ग्रोथ? जब ये पॉलीमर बनते हैं तो दो तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री रेडिकल से, ये फ्री रेडिकल से जो बनता है उसको चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। यानी जब इसका मैकेनिज्म करेंगे ना कि ये कैसे बना, उसका डबल बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल आएगा, इसको फ्री रेडिकल बना देगा, फिर उस फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल जुड़ता जाएगा, एक एक स्टेप, यानी चेन ग्रो हो रही है, चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा। एक होता है कंडेंसेशन वाले, वो हम आगे नीचे करने वाले हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, एक दोनों जुड़ेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, वो फ्री रेडिकल से नहीं होता। ठीक है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। तो ये मैकेनिज्म से लिंक रखता है कि मैकेनिज्म में चेन ग्रोथ पॉलीमर है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब आता है नियोप्रिन। नियोप्रिन पॉली, वो जो तीनों थे उनको तीनों को 1 2 3 4 जो लगा हुआ है, इन तीनों को अलग लेवल पर याद करना आप। फिर नेक्स्ट वाले देखो नियोप्रिन, ये 1 2 जो दोनों दिखा रखे हैं। नियोप्रिन्स में क्या होता है, एक होता है रबड़, ब्यूना एस ब्यूना एन दोनों आएगा। ठीक है, नियोप्रिन, सबसे पहले नियोप्रिन देखते हैं। नियोप्रिन नेचुरल रबड़ होता है, पता है? सुना यस ना? सर बताइए। है ना, नेचुरल रबड़। तो ये आपने कहीं ना अगर नाम सुना तो बहुत बढ़िया सर बात है, सर वरना ये, नेचुरल को कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरली बनता है। ये रबड़ का एक पौधा होता है, जैसा आपने नीम का पौधा देखा है ना, सबने देखा होगा नीम का पौधा। यस सर। नीम, नीम का वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा रह जाता है। उसका तना मतलब ज्यादा ज्यादा 1 फीट का डायमीटर होता है तने का, उससे कम ही होता है जनरली, 1 फीट से, आधे फीट से 1 फीट के बीच में। वैसा ही नीम के जैसा पौधा होता है, वैसे से ही पत्ते होते हैं, और उसको रबड़ प्लांट बोलते हैं। उसके छाल को, ऊपर वाला जो उसका कवर होता है, ठीक है, उसको अगर आप छील देते हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर से मिल्क जैसा एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड को गर्म करके, ठंडा करके, केमिकल डाल के, उसको ड्राई अप करके एक सॉलिड में प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है। दैट सॉलिड इज कॉल्ड नेचुरल रबड़। और वो जो आप रबड़ यूज करते हो ना पेंसिल से मिटाने के लिए, वो उसी का एक फॉर्म है। पेंसिल से मिटाने के लिए रबड़ जो यूज करते हो, अगर उसी रबड़ के अंदर अगर मैं सल्फर डाल दूं, याद रखना, उसी रबड़ में, नेचुरल रबड़ में अगर सल्फर डाल दी जाए तो रबड़ बन जाएगा कौन सा, जो टायरों में यूज होता है, टायर्स के अंदर जो यूज होता है ना, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियस सी बात है, पूरी गाड़ी का वजन उस टायर के ऊपर चलता है, देखो, और वो रोड के ऊपर घिसता है, बहुत स्लो स्पीड से घिसता है रोड के ऊपर। और हमें ऑब्वियस है थोड़ा फ्लफीनेस भी देता है, वो झटके कम लगते हैं रोड के ऊपर उसकी वजह से, है ना। लोहे का टायर बनाओगे तो रुकेगा नहीं, वो फिसल जाएगा, तो वो फिसलता भी नहीं है। ब्रेकिंग लगती है, देखो कितने हैवी ट्रक होते हैं और वो ब्रेक लगाते हैं, तो टायर जिसके अंदर हवा भरी है और कुछ भी नहीं है, वही तो उसको रोकने में हेल्प करता है। तो वो फिर नेचुरल से सिंथेटिक हो जाता है अगर उसमें सल्फर वगैरह मिला दिया जाए, है ना। नेचुरल रबड़ में सल्फर मिलाते हैं तो हमारा टायर वाला रबड़ बनता है। एक सिंथेटिक रबड़ होता है, उसमें थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके हम सिंथेटिक रबड़ बना देते हैं। तो अब यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला है भाई ये वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, उसके ऊपर क्लोरीन है, फिर CH2 है, क्लोरोप्रीन बोल दे सकते हैं इसे, या फिर 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइईन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना, जो इसका मोनोमर है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइईन। होमोपोलीमर है, ये भी चेन ग्रोथ से ही होगा, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और आपस में ये जुड़ते जाएंगे, सिंपल। अब सर आगे वो देखिए, आप एक वन, और डबल एक बॉन्ड डबल होगा। बॉन्ड और लगेगा, हाँ, 1 3 है ना, 1 2 3, यस सर। ये रहा, यहाँ एक और डबल बॉन्ड लगेगा भाई। एक ब्लैक कलर है क्या इसमें? नहीं है, सर वैसे तो चलो 3 रेड। क्लोरो होना चाहिए ना, क्योंकि क्लोरीन 3 पे है। अब देखो जरा, यस सर अब ठीक है। अब हो गया अब 2 ठीक है किलो, सर। यस सर। है ना। तो अब इसके अंदर क्या होता है पता है? अब देखो इसका हम वो बनाएंगे, नीचे बनाओ, ऊपर ऊपर बनाते हैं इसका, है ना। तो देखो इसका अब जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो ये CH2, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ चला जाता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है,
आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो इस पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, CH2 फिर CH, इसके बाद कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ये CH2। और इस तरह से दोनों की ये वैलेंसियां इस तरफ खाली हो जाएंगी। समझ में आ गया? यस सर। ये ऐसा पॉलीमर ये इसका पॉलीमर है, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइईन। सेम नीचे 1,3 ब्यूटाडाइईन एक ब्यूना एस दिखा रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर भी 1 और 3 पर, यानी कि ये ध्यान रखना 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आएगा, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये भी डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड मत मिस करना, ठीक है। तो होमोपॉलीमर है, ग्रोथ चेन पॉलीमर है, रबड़ लाइक होता है, जैसा रबड़ होता है हमारा, नेचुरल रबड़ ही ऑब्वियस है। ए सुपीरियर रेजिस्टेंस टू एरियल ऑक्सीडेशन एंड ऑयल्स, गैसोलीन ETC। तो ये रेजिस्ट करता है गैसोलीन्स की और एरियल ऑक्सीडेशन को, या ऑयल्स या गैसोलीन जो भी है इनके, यानी कि ये उस तरह से वहां पर काम आता है रेजिस्ट करने में किसी न किसी तरह से एरियल ऑक्सीडेशन को। हॉर्सशू हील्स, हॉर्सशू का जो हील होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, ये इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हॉर्स सी हील क्या होती है भाई, मुझे भी नहीं पता, मैं साफ बताता हूँ, ठीक है। हॉर्सशू हील, सर घोड़े की नाल। घोड़े की नाल तो लोहे की होती है यार, वो में रबड़ कहाँ काम आता है, उसमें रबड़ कहाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता हॉर्सशू हील क्या होती है। ये ऐसा है कि जैसे लड़कियां हील डालती हैं तो घोड़े को हील डलवाया जाता है ना, पता नहीं क्या हाँ है। सर सही कह रहे हो आप। चलो जो भी है। नियोप्रिन का आईपीसी नेम समझ नहीं आ रहा, नियोप्रिन का आईपीसी नेम 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। हरिओम बेटा, अभी समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे आता है ब्यूना एस। तो नियोप्रिन तो नेचुरल रबड़ कह सकते हैं, ब्यूना एस, अब ये देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ क्लोरीन नहीं है बस, बाकी सब कुछ सेम है। ब्यूना एस में 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। एंड एक और है भाई, ब्यूना एस स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़ भी बोलते हैं इसको। एंड एक और चीज दिखा रखी है इन्होंने, ये वाला। अब ये क्या चीज है? स्टायरीन। स्टाइरीन है ये, यानी कि अब इसमें देखो, ये कोपोलीमर, वो होमोपोलीमर थे ना सारे के सारे, एक ही चेन बार बार रिपीट हो रही थी, ये कोपोलीमर हो गए, दो चेन आपस में रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी? याद रखना, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन। तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये स्टाइरीन है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों आपस में रिपीटिंग यूनिट बनाएंगे। तो ये तो ऐसा का ऐसा है, इसके साथ एक यूनिट में क्या जुड़ने वाला, अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल आ जाएगा CH, फिर CH2। अब इसके साथ ये तो हो गया हमारा ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन जो आपस में डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट चला गया। अब इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर ये बेंजीन वाला स्टाइरीन जुड़ेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ लग गया बेंजीन C6H5। समझ में आया भाई सबको? यस सर। तो एक यूनिट, ये वाली यूनिट तो हो गई 1,3 ब्यूटाडाइईन की, और ये वाली यूनिट हो गई क्या, वो स्टाइरीन की यूनिट हो गई। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और N मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये पॉलीमर बनेगा। तो इसमें दो अलग अलग यूनिट काम कर रही है ना, इसीलिए इसको कोपोलीमर बोलते हैं। समझ में आया अब कोपोलीमर क्या होता है? होमोपोलीमर में एक यूनिट थी, बार बार वही रिपीट हो रही थी। कोपोलीमर में 2 यूनिट यूज हो, 2 से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये भी रबड़ लाइक होता है, ठीक है। सुपीरियर रेजिस्टेंस एरियल ऑक्सीडेशन, इसका भी सुपीरियर होता है रेजिस्टेंस, एंड ऑयल एंड गैसोलीन सेम चीज है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, अब यहाँ देखो, टायर्स के अंदर टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इससे। रबड़ के सोल बनाए जाते हैं, जो जूतों के सोल होते हैं। वाटर प्रूफ शूज बनाए जाते हैं, ये चीजें इससे बनती है। क्लियर है? सर आपने कहा था कि वो नेचुरल वाले रबड़ में सल्फर मिलाने से टायर्स बनते हैं, हाँ, लेकिन ये इसमें अब मैं शायद बताता हूँ, तो देखिए सल्फर है ही नहीं। टायर्स की मैं बताता हूँ, टायर्स की अलग अलग वेराइटीज होती हैं। आज के टाइम में जो टायर चलता है, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, उसमें सल्फर मिला होता है, मिक्स होता है। ब्यूना एस के अंदर यहाँ कहीं सल्फर नहीं है, तो ऑब्वियस इसका मतलब ये नहीं कि इसके टायर बन नहीं सकते हैं, इसके अलग तरीके कोई चीप क्वालिटी के टायर बनते होंगे। हर टायर का रेट और हर टायर का मैन्युफैक्चरिंग में हल्का हल्का कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। लेकिन जो आज के टाइम में गाड़ियों में टायर लगते हैं, वो टायर डेफिनेटली सल्फर उसमें डाला था। वो ब्यूना एस में सल्फर होना चाहिए, जरा इसको चेक करना भाई, ब्यूना एस का मतलब सल्फर ही है क्या? जरा फिर से चेक कर लो, हो सकता है पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो, है ना। सर क्या पता किसी और चीज के टायर बनते हैं उससे, हाँ गाड़ियों वही के। मैं कह रहा हूँ कि टायर कोई और तरह के टायर बनते होंगे, डेफिनेट बात है।
ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी ब्यूना टायर तो इसको एक ही चेक तरह का होता है ना सर? क्या। सर टायर तो एक ही तरीके का होता है ना गाड़ी में? हाँ, टायर एक तरीके के होते हैं, लेकिन मतलब टायर इन द सेंस कि पुराने टाइम में कुछ टायर हो सकता हाँ है शुरू में ऐसे बनते हो, बाद में वो सल्फर वाले आए हो वही। शुरू में। तो हम्म, ये देखो क्या होता है, जब हम पढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये सारी चीजें आपको लगेगा कि यार ये पढ़ाया ही क्यों जाता है। हमारी पढ़ाई में कुछ ऐसी गड़बड़े हैं जो मतलब जो सिलेबस बनाने वाले हैं उनको ध्यान से ये चीज चूज करनी चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिलेबस को रिफ्रेश किया जाए। अब मैं यस आपको एक सर। चीज बताता हूँ, 1957 की बात है शायद, तब पहली बार बीएससी का सिलेबस बनाया गया था, बैचलर ऑफ साइंसेस, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, मेरे टाइम में। तो सोचो, अब भी वही है सिलेबस, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। और मैंने सुना था कि 1990 वगैरह में शायद एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि सिलेबस बदलो, टीचर्स ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि अभी 2000 सन में भी कुछ 2008-10 के आसपास भी कुछ ऐसा हुआ था कि सिलेबस को चेंज करना, लेकिन टीचर्स ने सभी ने लिख के दिया कि नहीं, वी आर डिनाइंग टू चेंज द सिलेबस, सिलेबस सही है। क्यों कर रहे हैं टीचर्स चेंज? मान लो मैंने पढ़ा 2009 में, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने पढ़ रखा है, मुझे याद है सब कुछ, तो मैं ब्यूना एस को क्यों हटाऊंगा? मैं क्यों आज के टाइम वाला जो मुश्किल पार्ट होगा थोड़ा उसमें मिक्सिंग होगी और फिर मेरे को खुद रीड करना पड़ेगा, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग 90% ऑफ द पीपल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है या फिर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे क्या होने वाला है। उनको अपनी जॉब से मतलब होता है, वो अपनी जॉब के हिसाब से बोल देते हैं कि हमें और नहीं पढ़ाना, सिलेबस यही सही है। तो पुराना ही सिलेबस घिसा आ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई टेक्नोलॉजी मिलने वाली, पुराने टाइप के रबड़ भी हो सकते, समझ गए। सर लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना जो स्टडी होती है वो ना कभी भी ना लिमिटेड नहीं होती, मतलब चलती रहती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना स्टडी का रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। तो अगर कोई चीज नई जुड़ रही है तो टीचर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, जाके वो एक्वायर करें और फिर बच्चों को भी इम्पार्ट करें वो नॉलेज। तो आपके इससे सही हिसाब से रहेगा। क्या बेटा, होनी ही चाहिए, वो तो सभी के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। आपके हिसाब से नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। लेकिन देखो, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल से पूछा जाता है ना, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाने की बात करता है और वो सोचता है कि पढ़ा रहने दो, जब तक पढ़ा है तब तक पढ़ रहने दो। अब इस चीज के ऊपर ऊपर जो बैठे होते हैं ना, उनको भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि हम इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे और इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। समझ में आ रही मेरी बात? लोड्स यस ऑफ सर। थिंग्स आर देयर, सिर्फ एक चीज नहीं होती बेटा, लोड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो होना क्या चाहिए वो एक अलग मैटर है, होता क्या है वो एक अलग ही मैटर है। जानते हो बेस्ट रिव्यू किसका होना चाहिए? एक सिंपल आपको एक चीज बता देता हूँ, बेस्ट रिव्यू होता है साइंटिस्टों का। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये होना चाहिए, इसका ये फायदा होगा अगले 10 साल बाद, डेफिनेटली वो रिसर्च करते हैं पूरी। पर चलती किसकी है? पॉलिटिशियंस की चलती है, डिसाइड वो करते हैं, समझ अनपढ़ गए। नेताओं की चलती है सर। बस फिर वही चीज है। तो ये एक मतलब, और देखो अगर साइंटिस्ट सच में पॉलिटिक्स में आ गए ना साइंटिस्ट, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साइंस का फील्ड सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है हमेशा, हर गवर्नमेंट में कोई कोई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वरना साइंस के फील्ड को सपोर्ट ही नहीं किया जाता। इसीलिए लोग कहते हैं फिर पहली सबकी मजबूरी होती है पैसा कमाना। दैट इज वाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आईआईटी इज नॉट द बिग बार, ये नहीं है कि यही जिंदगी है। शायद आईआईटी से बड़ी चीजें भी बहुत कुछ है दुनिया में, आईआईटी करने के बाद किसी के पास जाकर आप नौकरी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आईआईटी के अलावा अगर आपका दिमाग सही चलता, आईआईटी आपको दिमाग सिखाती है, चीजों को सीखने की ताकत देती है। इसके ऊपर पूरा दिल लगाकर पढ़िए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप कुछ ना कुछ तो बेटर कर लेंगे, शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेटर कर सकते हैं। अपना बिजनेस तो सबसे अच्छा होता है। अनपढ़ों को हमने देखा है कि अनपढ़ लोग भी बहुत बड़े बड़े लेवल के बिजनेस चलाते हैं। ये अंबानी ब्रदर्स जो हैं और अंबानी की फैमिली है, ये आईआईटी से पास आउट है क्या? इनको बैठा के एक बार समझा के देख लेना कि साइंस होती क्या, शायद इनको पता भी नहीं सर है। अंबानी का तो आईआईटी आता है लिखा हुआ कि आईआईटी से ग्रेजुएट है अंबानी, लिखा हुआ आता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर अच्छा है, अगर ग्रेजुएट है तो उसके बाद में फिर उसने जॉब करना पसंद नहीं क्यों नहीं किया? तो बिजनेस कर रहा है, दुकानदारी चला रहा है, सोचो, क्योंकि उसे वो पता अपने है सर मनी बाप कहाँ का पर। काम कर रहा है, क्योंकि अनिल ने वो किया है, उसके जवाब तो धीरू भाई अंबानी उसने किया है। चलो जैसा भी है, लेकिन देखो इनको पता है कि मनी कहाँ पर है, दैट्स मैटर ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं कि चलो ठीक है यार जॉब मिल जाए, लाइक दैट। तो ये वन ऑफ द वो है भाई। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूनास आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला देखिए, पीएमएमई, जैसे यहाँ पर अब ये लिखा हुआ ना पीएमएमई,
इसकी फुल फॉर्म पैन, इसकी फुल फॉर्म। आपको ये फुल फॉर्म्स नहीं मिलेंगी, आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम में नहीं मिलने वाली है। तो पीएमएम में होता क्या है, होमोपोलीमर है, तीनों होमोपोलीमर है। इसका नाम देखो भी, पॉलीमिथाइल मिथ मिथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ये इसका नाम है, ठीक है। अब पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। अब आया कहां से ये, अब जरा वो देख लो, यहां पर क्या है, पॉलीमिथाइल। सबसे पहले तो पॉलीमिथाइल ढूंढते हैं, ये इस मोनोमर में आपको मिल रहा है कोई पॉलीमिथाइल? पॉलीमर में मिलेगा ये मिथाइल, बहुत सारे मिथाइल्स ग्रुप होंगे, तो पॉलीमिथाइल है ना। मिथ एक्राइलेट, अब यहाँ जो मिथ एक्राइलेट वो ये वाला है, इसका नाम है मिथ एक्राइलेट, और ये पॉलीमिथाइल है। यानी ये सारा कुछ कॉमन नेम से चला हुआ है, इसमें आईयूपीएसी नेम मत ढूंढने बैठ जाना, वरना वो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट का मोनोमर ये है, और इसका पॉलीमर क्या बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से और यहाँ ये डबल बॉन्ड टूटेगा डेफिनेटली, और यहाँ C डबल बॉन्ड OCH3, ये इसकी चेन के अंदर हेल्प करने वाला है। यही बताता हूँ कैसे होगा। फ्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइट, एक्राइलाइट, परस्पेक्स और परस्पेक्ट। एक्राइलेट क्या होता है भाई, पॉली एक्राइलेट एक चीज होती है, वो भी नीचे आएंगे हम। यहाँ पर पॉली इथाइल एक्राइलेट भी है। ये क्या चीजें होती हैं, आप लोगों ने सुना हुआ है आजकल एक रेजिन आता है, जिसको मतलब ग्लास शीशे जैसा हो जाता है वो, रेजिन, है ना, बहुत महंगा आता है वो, 5,000 रुपए का 5 लीटर आता है, 1,000 रुपए लीटर आता है वो, ठीक है। उसके टेबल भी बनाए जाते हैं, उसके और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये कुछ वैसे ही पॉलीमर है, एग्जैक्टली वो नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मतलब ये उन्होंने सब तरह के दे रखे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो, यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हाँ सर डेकोरेटिव आइटम यूज करते हैं, जो भी है, ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन ये उसी तरह के हैं। वो एक्राइलेट वगैरह, पॉली एक्राइलेट वगैरह जो बनते हैं, वो इसी तरह के कुछ पॉलीमर्स हैं, तो ये उनमें से कुछ आते हैं। तो यहाँ पीएमएमए की बात करेंगे, ये इसका मोनोमर है, होमोपोलीमर होता है, हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट, एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमिशन होता है, शीशे के जैसा चमकता है, ठीक है। ऑप्टिकल क्लैरिटी बेटर देन ग्लास। अब देखो ये इसकी एक खास बात है पीएमएमए की, ऑप्टिकल क्लैरिटी शीशे से भी ज्यादा अच्छी होती है, टेक्स अप कलर, कलर्स को भी टेकअप करता है। लेंस बनाए जाते हैं इसके, तो लेंसेज हमें लगता है कि शीशे के बनते हैं, लेकिन इन चीजों के बनते हैं। लाइट कवर्स, लाइट कवर्स बनाए जाते हैं, लाइट शेड्स, साइन बोर्ड बनाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट डोम बनाए जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट डोम क्या होता है पता है? वो किसी बिल्डिंग के ऊपर ऐसा कोई छतरी सी बना देना, समझ रहे हो, मंदिर वगैरह के ऊपर। यस सर, वो ट्रांसपेरेंट। हाँ, स्काई लाइट्स, एयरक्राफ्ट विंडो, इसी की बनती है एयरक्राफ्ट विंडो पीएमएमए की। आपके जो लेंस का शीशा वो भी इसी का होता है। डेंचर्स बनाए जाते हैं, डेंचर्स मुझे नहीं पता क्या। प्लास्टिक ज्वेलरी भी इसी की बनती है। अब प्लास्टिक की ज्वेलरी कौन पहनता, भी मैंने नहीं देखी है, हमारे इंडिया में तो नहीं चलती है, चलती है तो बहुत रेयर चलती है, ठीक है, और बाहर के देशों में शायद ज्यादा चलती है, मैंने तो नहीं देखी है, आप लोगों ने शायद देखी हो, है ना, दिल्ली में रहते हैं आप लोग, कुछ फर्क तो होगा ही। नेक्स्ट देखो भी, पॉली इथाइल एक्राइलेट। अब वो पॉली मिथाइल मिथाइल मिथ एक्राइलेट था, और ये पॉली इथाइल एक्राइलेट है। अलग अलग नाम में अलग अलग अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है इसको। इसमें और इसमें क्या फर्क है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इथाइल ये था मिथाइल एक्राइलेट, पॉली इथाइल एक्राइलेट, और वो पॉली मिथाइल एक्राइलेट था, दिस वन इज द मिथाइल, ठीक है, और ये एक्राइलेट है। यहाँ CH3, उसने एक और मिथ लगाया था, वो मिथ इस CH3 के लिए था। समझ में आ गया? यस सर। ये नाम ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेम है ये, कोई आईपीसी नेम नहीं निकालता इसका, ठीक है। इसका मोनोमर है, सेम ऊपर वाला, ये कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये कि ये जो मिथाइल था ये उठा के यहाँ लगा दो यार, CH2C2H5 आ जाएगा। होमोपोलीमर है, टफ रबड़ लाइक प्रोडक्ट, टफ होता है लेकिन रबड़ लाइक होता है, ठीक है। अब इसमें और इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल, मतलब ये वाला मिथाइल यहाँ जोड़ दिया, डिफरेंस देखो, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी, ठीक है, बट लॉट्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर वो रबड़ लाइक हो जाता है, वो हार्ड है, एक्सीलेंट ट्रांसमिशन और हार्ड है। डिफरेंस समझ में आया? थोड़ा सा बदलते ही डिफरेंस देख लो, हल्का सा कार्बन की चेन बदलते ही। इसीलिए पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर बहुत काम के होते हैं। हल्का हल्का कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर दो, क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, कुछ ना कुछ लगाए रखो। लोड्स ऑफ मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड अमाउंट में हमें ये पॉलीमर्स ढूंढे गए हैं,
लेकिन इनमें से जो काम के है ना, तो थोड़े बहुत काम के या जो बेसिक्स है, दो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, एक जो बेसिक्स, एक जो काम का हो। काम का तो लिटिल पढ़ाया जाता है, बेसिक ज्यादा पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये उनमें से फिर पॉली एक्राइलोनाइट्रिल, पैन बोलते हैं भाई, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल पैन, वो पीएमए में था, ये पैन है, ठीक है। ओरलोन भी बोला जाता है इसे, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल या ओरलोन। डबल बॉन्ड उसके बाद साइनाइड है। अब यहां देखना, इसका पॉलीमर तो आप आसानी से खुद भी बना लोगे, इस तरफ CH2, इस तरफ खाली वैलेंसी और इधर CH, और यहाँ साइनाइड लगा दो, वही सेम टू सेम चीज है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया होगा इसका पॉलीमर तो, है ना। तो ये तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होमोपॉलीमर है, हार्ड होता है, हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल, तो भाई हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी हाई होता है। साइनाइड लगा हुआ है, अब आपको लगेगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में साइनाइड आता है, अगर इसको हटा के तो वो गरम वरम करके और केसियन बना दे ना, कितना आसान है केसियन बनाना, बट इट्स नॉट सो इजी। ओरियोन एक्राइलोन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, अब इनके जो पैन से जो बनते हैं पॉली एक्राइलोन से, ठीक है, इनके ही कुछ शायद डेरिवेटिव्स हैं ये ओरियोन एक्राइलोन, ये क्लोथ बनाने में यूज होते हैं, कारपेट बनाने में इनका धागा यूज होता है, ब्लैंकेट बनाने में यूज होते हैं, प्रेपरेशन ऑफ अदर पॉलीमर्स, और दूसरे पॉलीमर्स की प्रेपरेशन में भी यूज होते हैं। समझ में आ गया इसका यूज। सर कपड़े भी बनने लगे हैं प्लास्टिक के? प्लास्टिक के धागे बहुत सालों से आ रहे हैं बेटा, ये जो नाइलॉन का कपड़ा आता है और सिल्क का कपड़ा आता है, हल्की सी आग लगाते ही सिल्क का कपड़ा पूरी तरह से जल जाता है, पता है। कहते हैं दिवाली के ऊपर सूती कपड़े डालने चाहिए, ऐसे में नहीं पढ़ा आपने कभी, दिवाली का ऐसे आता था जो, उसमें सूती कपड़ा डालना चाहिए, कहते हैं। सूती कपड़ा क्यों डालना चाहिए, उसका रीजन अब आप समझ गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलीएस्टर्स, हाँ ये हरिओम ने सही लिखा, पॉलीएस्टर्स में भी कपड़ा, बहुत सारे पॉलीएस्टर्स हैं जो कपड़े में यूज होते हैं, तो कपड़े में बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब आती हैं कुछ, हम जो प्लास्टिक की पाइपों की बात करते हैं ना, जो सबसे ज्यादा घरों में यूज की जाती है सीवर लाइन के लिए प्लास्टिक की पाइप, वो होती है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब विनाइल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा उसे विनाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्लोरीन लगा है, तो इसी को विनाइल ग्रुप बोलेंगे, तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, पॉलीथीन और PVC में थोड़ा सा फर्क है। PVC पाइप आप लोगों ने सुनी होंगी ना, सीवर में आती है, सीवर की लाइन में प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप, तो ये वही है PVC, ये वही PVC, इसमें क्लोरीन लगा होता है। पॉलीथीन में सिर्फ क्लोरीन नहीं है और इसमें क्लोरीन है, तो डिफरेंस देख लो, पॉलीथीन एक अलग चीज है जो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, और PVC एक अलग चीज हो गया, दोनों में हल्का सा डिफरेंस करने से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। क्या हम केमिस्ट्री में ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दूं तो प्रॉपर्टी कैसी होंगी, नहीं कर सकते, दैट्स द प्रॉब्लम, समझ गए, इसलिए इनको याद ही किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ऐसा मत सोचना कि हम एक जैसा है तो ये एक जैसा फॉर्मूला है तो याद, मतलब सब कुछ पता वैसा ही होगा, नहीं, ये भी चेन ग्रोथ है, वही है, डबल बॉन्ड तोड़ोगे दोनों तरफ वैलेंसियां खाली हो जाएंगी, वैसा ही पॉलीमर बनेगा। सर ये भी प्लाईएबल, अल्काइल हैलाइड, क्या बेटा, अल्काइल हैलाइड है ना सर ये तो PVC? हाँ एल्काइल हेलाइड, एल्काइल 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 बोलेंगे कैसे, एल्काइल हेलाइड बोलो, डबल बॉन्ड के साथ एल्काइल हेलाइड, एल्काइलीडीन डाई हेलाइड, एल्काइलीडीन हेलाइड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। देखिए आगे, प्लाईएबल, इजीली मोल्डेड, इसको मोल्ड किया जा सकता है, तो देखो आप लोगों ने अगर देखा हो, उस पाइप को गर्म कीजिए, गर्म करके वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, उसको उसका फेस बड़ा करना छोटा करना थोड़ा बहुत आप अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिसाइड विद पॉलीएस्टर पॉलीमर्स यूज्ड इन रेनकोट, रेनकोट में भी यूज करते हैं इसको, किसी के साथ मिक्सअप करके, हैंड बैग के अंदर यूज किया जाता है, शावर कर्टेन्स में यूज करते हैं, फैब्रिक शावर कर्टेन, मतलब जो घरों में जो लगे होते हैं ना फवारे, उनके जो कर्टेन बनाते हैं, क्योंकि आजकल शीशे की दीवार बना देते हैं तो उसमें कर्टेन लगा देते हैं, कोई नहा रहा है तो दिखे नहीं, पता नहीं शीशे की दीवारें क्यों बनाते हैं फिर वो लोग, है ना, फैंसी टाइप आ गया सिस्टम। तो उसके अंदर जो कर्टेन लगे होते हैं, फवारों के शावर के अंदर जो कर्टेन लगे होते हैं वो इसी के बने होते हैं, वो पानी नहीं पकड़ते फिर, है ना, एटलीस्ट वो गंदे तो हो ही जाते होंगे, धोना। लोगों के शौक है तो। फिर फैब्रिक बनते हैं भाई, शूज बनाए, शूज के सोल बनते हैं, विनाइल फ्लोरिंग, कुछ लोग विनाइल फ्लोरिंग भी करवाते हैं, मतलब फ्लोर के ऊपर प्लास्टिक का फ्लोर लगवाते हैं, वो प्लास्टिक का फ्लोर भी इन्हीं से लगता है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, ये तो पता ही है, होज पाइप बनते हैं इनसे, ठीक है। होज पाइप क्या चीज होती है पता है सर वो फायर फाइटर्स यूज करते हैं ना।
कहाँ? वो जो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं। हाँ, वो कुछ मतलब लगा के और उससे क्या बोलते हैं, किसी चीज को ज्वाइंट वगैरह करने के लिए होज पाइप लगाते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखो भाई, PTFE। PTFE, अब ये जो नाम है इससे आपको ये नाम याद आना चाहिए और फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है। पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, बहुत आसान है ये वाला। पहले क्या था, CH2 था, अब हम दोनों तरफ डबल बॉन्ड था, दोनों तरफ वैलेंसी खाली थी, यहाँ CF2 है। PTFE, पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, सबसे अच्छा पॉलीमर है ये, जो हमारे घरों में खाने के लिए भी यूज होता है। खाने में टेफ्लॉन की लेयर जो होती है ना, वो यही होती है, टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, सर लंच बॉक्स इससे बनता है, मेरा लंच बॉक्स टेफ्लॉन लिखा है उसके ऊपर। क्या? लंच बॉक्स जो होता है ना सर, लंच बॉक्स, वो इसी से हम्म, बनता है, मेरे लंच बॉक्स पे लिखा लंच बॉक्स में टेफ्लॉन यूज होता होगा, लेकिन टेफ्लॉन का असली यूज कहाँ होता है वो बताता हूँ आपको। नॉन जो स्टिक में होता आपके, है ना सर, हाँ नॉन स्टिक कुकवेयर में। हाँ, यस राइट, है ना, नॉन स्टिकी कुकवेयर के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो इसी की होती है, टेफ्लॉन की। आजकल गाड़ियों के ऊपर भी बोलते हैं हम सिरेमिक लेयर चढ़ाएंगे, टेफ्लॉन की लेयर चढ़ा देते हैं, वो नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो कामयाब नहीं है, ठीक है। कंपनी पीछे से करके दे तो अच्छी बात है, 30-40 हजार रुपए की टेफ्लॉन की लेयर ऊपर गाड़ियों में चढ़वाते हैं लोग, ताकि एक्स्ट्रा शाइन दे। जो बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर कंपनी पहले से टेफ्लॉन की लेयर चढ़ाती है, शीशे के जैसी चमक हो जाती है, बहुत स्मूथ होती है, स्क्रैचलेस होता है, गर्म करने पर भी उसकी चमक नहीं जाती और वो नहीं उतरती है। समझ में आ गया? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सिर्फ टेफ्लॉन में ये आगे क्या लिखा है, यूज कर सकते, स्टोर कर सकते हैं, यस सर। टेफ्लॉन में स्टोर कर सकते हैं, ऐसा टेफ्लॉन यस की सर। लेयर। देखिए, नहीं ऐसा वो रीजन भी नहीं है, प्लास्टिक की बोतल में भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन टेफ्लॉन थोड़ा ज्यादा स्मूथ होता है। एक्चुअल में ग्लास, जो कांच की बोतल्स होती है ना, उनके अंदर, कांच की बोतल्स के अंदर सोडियम और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि कई एसिड ऐसे हैं, जैसे HF है, वो ग्लास के साथ में रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से HF को ग्लास में तो नहीं रखा जा सकता, तो प्लास्टिक की बोतल में बेटर है, हम उसे प्लास्टिक की बोतल में रख सकते हैं, नॉट ओनली इन द टेफ्लॉन, है ना। टेफ्लॉन में भी रखा जा सकता है, टेफ्लॉन में थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक वो स्टोर रह सकता है, वरना वो उसको भी कोरोड कर सकता है, ठीक है। अब देखो भाई, टेफ्लॉन स्मूथेस्ट आज तक का नॉन सबसे स्मूथ वाला पॉलीमर है, सबसे स्मूथ। इसीलिए जो क्या बोलते हैं उसे, कुक वाले वेयर्स होते हैं, जैसे नॉन स्टिकी पैन होते हैं, हम उसके अंदर परांठा बना रहे हैं, या एग का जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, है। ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट। आमलेट, यस यस यस, याद आ गया, आमलेट, है ना। तो आमलेट बना रहे हो आप, तो वो उस पर चिपकता नहीं है, अच्छी बात ये है। तो टेफ्लॉन की लेयर नॉन स्टिकी पैन्स के ऊपर, कुकवेयर्स में चढ़ाई जाती है, बहुत स्मूथ होता है वो, और वो यही होता है, गाड़ियों पर भी चढ़ती है, लेकिन जो पहले से कंपनी देती है वो बेटर है। जो बाहर इस लेयर को चढ़ाया जाता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि नीचे वाली जो लेयर है वो परफेक्टली गाड़ी वाले पहले से ही उसके ऊपर एक लिक्वर चढ़ा के देते हैं ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर टेफ्लॉन नहीं चिपक पाता, इस वजह से वो गाड़ी के कलर को खराब कर देता है। लेकिन अगर कंपनी पीछे से चढ़ा के देती है, तो वो अपने हिसाब से वो नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर में कॉम्बो बना के देती है, और बेटर कॉम्बो बनता है, तभी वो बेटर है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि बड़ी गाड़ियों में महंगी क्यों आती हैं चीजें, वो इन वजहों से महंगी होती है, समझ रहे होगे आप, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो देखिए भाई, ये होमोपोलीमर है, फ्लेक्सिबल एंड इनर्ट टू सोलवेंट, इस ये सभी सोलवेंट किसी से रिएक्शन नहीं करता है, सबसे अच्छी बात, इसीलिए हम खाना बना सकते हैं इसमें, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। बॉइलिंग एसिड्स, इवन एक्वा रीजिया, उबलते हुए एसिड एक्वा रीजिया भी, जो सोने को पिघला देता है, स्टेबल अप टू 598 केल्विन, तो वो भी 598 केल्विन तक ये स्टेबल होता है। 598 मतलब 600 हो गया, 273, 300 घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस तक ये बिल्कुल स्टेबल होता है, इसका कोई असर ही नहीं होता। 300 से ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें गड़बड़ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन, यूटेंसिल का मतलब नॉन स्टिकी पैन्स बनाते हैं, कोटिंग, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ती है। मेकिंग गैस किट्स, गैस किट बनाने में काम आता है। पंप पैकिंग बनाने में, पंप की जो पैकेजिंग होती है, पैकिंग। वाल्व बनाने में, वाल्व बहुत, सील और वाल्व, जो इंजन की सील होती है, वाल्व होती है। नॉन लुब्रिकेटेड बियरिंग, यानी कि बिना लुब्रिकेटिंग के अगर आप बैरिंग बना रहे हो, बैरिंग पता है ना, वो घूमता है, उसके अंदर गोलियां होती हैं लोहे वाले, उसमें वो बॉल एंड ग्रीस, बेयरिंग। उसमें ग्रीस डाला जाता है, देखा होगा सबने बैरिंग, यस यस सर। सर। है ना, यस उसमें सर। ग्रीस डाला जाता है। तो अगर आपको बैरिंग बनाने हैं जिसमें ग्रीस की जरूरत ना पड़े,
ग्रीस उसको लुब्रिकेट कर देता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये इससे बेरिंग बनाए जा सकते हैं पीटीएफई से, जो कि बहुत स्मूथ है, तो अपने आप लुब्रिकेशन तो अपने आप होएगा, तो अपने आप घूमेगा, है ना, उसको फ्रिक्शन कम से कम होगा। तो ये वो चीजें बनाने का काम आता है। सील और वाल्व जो होते हैं इंजन में, गाड़ियों में, पेट्रोल वाले बाइक्स में, उनके अंदर सील्स और वाल्व लगाए जाते हैं ताकि वहां से लीकेज ना हो। तो सील और वाल्व भी इसी से बनाए जाते हैं। बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और ऑब्वियस बहुत ही स्मूथ भी होता है। तो दैट इज व्हाई इसके वो चीजें बनती हैं। सर ये गैसकेट क्या होता है, गैसकेट? गैस किट बेटा, अब देखो पूरी डिटेल मुझे नहीं पता, मैकेनिकल वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन गैस किट में जो गैस की किट जो हम लोग बोलते हैं ना, एलपीजी मैंने गैस करवा ली है, एलपीजी पे गाड़ी करवा ली, हाँ हाँ तो वहां पर हाँ। वो गैस की किट यूज होती है, समझ गए। तो ये वो गैस किट के अंदर ना छोटे छोटे अच्छा। प्लास्टिक के, रबड़ के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, काफी सारे टुकड़े से, वो जो हाँ हाँ हाँ। पेट्रोल और इंजन वो गाड़ी में जाता है, तो वो उसके अंदर वो गैस किट्स में यूज होता है, और ठीक सर है। इसमें मुझे एक ये भी डाउट था, जैसे हम ना पाइप्स वगैरह जो है अपने घर की, जैसे टंकी से पानी आ रहा है या सीवर्स में पीवीसी यूज करते हैं, तो सर अगर किसने अपने घर से गर्म पानी या कुछ लिक्विड डाल दिया और ये पीवीसी जो मेल्ट हो जाता है इजीली, इसमें लिखा है मोल्डेड, तब तो वो पिघल जाएगी और सीवर में मतलब खराब हो जाएगी देखो वो अगर पाइप। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उबलता हुआ पानी आप 20-30 बाल्टी लगातार डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, है ना। नहीं सर। ज्यादा ज्यादा क्या, हम कितना बाल्टी में पानी, बिल्कुल उबलता हुआ पानी हम 1 गिलास ही शायद डालते हैं, और अंदर पहले से ठंडा पानी होता है उसमें, तो वो वहां तक जाते जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको काफी गर्म करना पड़ता है अगर उसको स्पेस को कम ज्यादा करना हो तो, और सर थोड़े मैंने से। ऐसे लॉजिक लगाया, जैसे ना दोपहर में सबके घर चावल बनती है, तो चावल का जो पानी निकलता है वो एक तसला होता है, तो अगर सारे घरों से निकल रहा है सीवर में जा रहा है गर्मा गर्म, तब तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया ना। सीवर तो पहले से उसका होता है बेटा, लेकिन हमारी मतलब पाइपें लगा सकते हो कि सारे घरों में नहीं, सिर्फ हमारे घर में जो पाइप है उसी में जाएगा, दूसरे घरों की पाइप का तो हमारे पाइप में आ नहीं सकता। और नीचे जो सीवर होते हैं ना, वो तो पत्थर की पाइप के होते हैं, समझ गए। हाँ। तो उसमें जैसे। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे घर की पाइप से तो जा रहा है वो पानी, लेकिन उस पानी से पहले हमारे सीवर में ना एक पी ट्रैप होता है। पी ट्रैप क्या होता है कि उसमें स्मेल ना जैसे। आए, ताकि देखो ये पाइप है प्लास्टिक वाली, और इसी के आगे ना कुछ इस तरह का एक प्लास्टिक का सिस्टम बना होता है, इस तरह का, ठीक है, यहां से वो फ्लो होता है पानी, समझ रहे हो। तो पानी का लेवल यहाँ इतना, हमेशा इतना पानी तो उसमें हमेशा खड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमारे सीवर की पाइप ऊपर से, ये मान लो श्रिंक है, तो श्रिंक में बर्तन धो रहे हो या पानी आप नीचे डाल रहे हो, तो इतना पानी इसमें पहले से होता है। तो जैसे ही वो इतने ठंडे पानी के पास साथ में मिक्स करता है ना, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, और डेफिनेटली उस जॉइंट के लीक होने का चांसेस ना के बराबर होता है, क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर और लगातार काफी हाई बॉइलिंग, आप उसको ना बॉइलिंग पानी में रख दो ट्यूब को, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, हाँ 20 सेकंड के लिए रखने के बाद जब बाहर निकालोगे ना, तो उसकी शेप बदलेगी नहीं जब तक आप उसे हाथ नहीं लगाओगे। तो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट तक लगातार बॉइलिंग पानी में, और काफी ज्यादा बॉइलिंग पानी में उसको रखना पड़ता है, तब जाके वो ढीला होता है, मतलब वो अपना रीशेप ले सकता है, दोबारा से मॉड्यूल मोल्ड हो सकता है। लेकिन इतनी देर तक तो हम पानी बहाते ही नहीं है, समझ गए, और तुरंत वो नीचे जाता ही ठंडा हो जाता है, और ऊपर से नीचे जब पानी गिरता है तब भी वो ठंडा होता है। तो बिल्कुल बॉइलिंग तो वो होता ही नहीं है, समझ गए। तो समझ इस गया। वजह से उसमें वो कुछ हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है। हाँ, कोई जानबूझ के ऐसा करना चाहे और लगातार वो करता ही रहे, पानी डाले ही रखेगा, तो डेफिनेटली वो खराब तो कर ही सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, अब आता है पीसीटीएफई, ये है पोलीमोनो क्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन। तो भाई 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 2 यहां पर हैं, ठीक है, और 1 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है। तो देखो 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, फ्लोरीन ये होगा, मतलब यही था, बस 1 फ्लोरीन हटाकर यहाँ क्लोरीन लगा दिया। समझ में आ रहा है, यस यस सर। कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, लेस रेजिस्टेंस टू हीट, वो देखो हाई रेजिस्टेंस था ना हीट से, ये लेस रेजिस्टेंस टू हीट, सिर्फ एक क्लोरीन फ्लोरीन के डिफरेंस में। एंड केमिकल, और केमिकल के लिए भी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। सिमिलर टू दोज ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के जैसा ही होता है बाकी की सारी प्रॉपर्टी, लेकिन रेजिस्टेंस हीट और केमिकल के लिए थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसको यूं कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट टेफ्लॉन है, सस्ता आता होगा, टेफ्लॉन लेयर महंगा होता होगा, तो ऐसी मिक्सिंग भी होती है भाई। आगे आता है अब दूसरा टाइप है कंडेंसेशन। पहला हमने कौन सा टाइप किया था, एडिशन।
एडिशन, सीधा ऐड हो रहे थे, अब ये कंडेंसेट हो रहे हैं, यानी कि एक चेन में दूसरी चेन ऐड हो रही थी और यहाँ कंडेंसेट हो गए। कंडेंसेशन का मतलब है पानी, वाटर, अल्कोहल या इस तरह का कोई और मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। दो चीजें जुड़ेंगी, वाटर बाहर निकलेगा या अल्कोहल बाहर निकलेगा, तो जुड़कर कंडेंस हो गया, कम हो गया और कुछ चीज बाहर निकल रही है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये कंडेंसेशन के अंदर देखो क्या है, टेरिलीन और डेक्रोन और माइलर, ये कपड़े के टाइप हैं, पता है, ये सब टेरिलीन का कपड़ा, टेरी कोट का कपड़ा बोलते थे, कॉटन के साथ में इसको मिक्स करके टेरी कोट पहले बहुत आता था, लेडीज पहनती थी, और आजकल भी इसकी मिक्सिंग आती है, टेरी कोट, टेरिलीन। जो शॉपकीपर्स हैं, जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, उनको बहुत पता होता है इसके बारे में, टेरिलीन, टेरी कोट, लेकिन उनको केमिस्ट्री नहीं पता होती, उनको नाम अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा अच्छे नाम पता है उन्हें, हमें थोड़ा इसके बिहाइंड द सीन केमिस्ट्री पता है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस, मतलब नॉलेज बिखरी हुई है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता, आधा अधूरा ज्ञान हमें है, आधा अधूरा ज्ञान उन्हें है ना। हम वहां पर जाते हैं और हमें समझ में आ जाए, हम अपने आप में ये सोचते होंगे कि यार ले ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो पॉलीमर होता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं होता, उसमें और भी बहुत कुछ मिक्स होता है। वो लोगों को हमसे बेटर इनकी क्वालिटी और एप्लीकेशन पता होती है, वो बता देते हैं, देखो यार इसको ये कॉटन में मिला रखा है, इसमें 30% कॉटन है, देखो भाई साहब इसमें बूर आ गया, ये कपड़ा खराब हो गया, समझ गए। लेकिन हमें ये पता है कि इसको मिक्स करना है, इससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है शायद, लेकिन वो लोग उसकी क्वालिटी को ज्यादा बेटर जानते हैं, उसकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज बता सकते हैं, वो श्रिंक होता है कि नहीं, कलर जाता है कि नहीं जाता, इसमें बूर आएगा कि नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, ये चीजें एक शॉपकीपर ज्यादा जानता है, हमसे ज्यादा जानता है, समझ गए ना बेटा। तो ऐसे करके चीजें, नॉलेज बिखरी हुई है, सबको सब कुछ नहीं पता, सबको सब कुछ पता है, लेकिन किसी एक को सब कुछ नहीं पता, दैट्स द पॉइंट, है ना। चलिए अब इसके भाई वो देखते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या है। एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यानी कि 2 OH लगे हुए हैं इथाइलिन ग्लाइकोल में, CH2CH2, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। 1,2 डाइओल इथेन, 1,2 डाइओल बोल सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल बोल सकते हो। एंड और दूसरा देखो टेरिथैलिक एसिड है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या टेरिथैलिक एसिड और टेरिथैलिक एसिड, इसी के नाम से इसे टेरिलीन बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर है, यहां से OH और यहां से OH, क्या होगा पता है, OH OH वाटर यहां से रिप्लेस हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सेम एज चीज इस तरफ की चेन में भी ऐसा होने वाला है, क्लियर है। तो ये ऐसे पॉलीमर बना लेगा। कोपोलीमर है, स्टेप ग्रोथ है, कोपोलीमर है भाई, दो अलग अलग चीजों से जुड़कर मिला हुआ है, ठीक है। स्टेप ग्रोथ है, एक एक स्टेप करके इसके अंदर स्टेप ग्रोथ की तरह, मतलब पहले ये जुड़ेगा, फिर वो दूसरा, फिर पहले वाला, फिर दूसरा, फिर पहले वाला, ऐसे करके स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। फाइबर क्रीज रेजिस्टेंस, क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर इस कपड़े में क्रीज डाल दी ना, पहले पैंट पहनते थे लोग नॉर्मल, आजकल तो जीन्स डालते हैं, तो उसमें क्रीज बनानी पड़ती थी प्रेस करके, समझ रहे हो। तो अगर इस कपड़े में क्रीज एक बार बन गई ना, दोबारा वो खराब नहीं होने वाली है, ये है वो फाइबर क्रीज रेजिस्टेंस, मतलब उसको रेजिस्ट करता है, लो मॉइस्चर कंटेंट, नॉट डैमेज्ड बाय पेस्ट लाइक मोथ, तो ये डैमेज नहीं होता मोथ वगैरह से, जो कपड़ों को खाने वाले छोटे छोटे झिंगुर से होते हैं, पता है यस सर पता है ना, कि सारी शिकारी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट से और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये उनसे खराब नहीं होता। फॉर वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, टायर कोड, जो टायर की कोड्स, मतलब उसके टायर की छोटी छोटी वो भी बनती है, क्या बोलते हैं, धागे से कह लो। सी बेल्ट्स एंड सेल्स, सी बेल्ट और सेल बनाने के काम आता है। सेल क्या होता है भाई, वो नाव के अंदर वो चप्पू होता है, उसको सेल बोलते हैं शायद, है ना, तो ये वही है, वो सब बनाने के काम आते हैं। ग्लिप्टल, अब देखो ये था टेरिलीन, कपड़े बनते हैं इससे, इसके नाम से पता लग जाता है, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, माइलर भी बोलते हैं, यही एक डेक्रोन वर्ड आया हुआ था शायद आपके क्वेश्चन में, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये सिर्फ नाम है और यहाँ से ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, कुछ भी नहीं और आसान चीज है। ग्लिप्टल या एल्काइल रेजिन बोलते हैं इसे, ग्लिप्टल को एल्काइल रेजिन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वही सेम टू सेम है ऊपर वाला ही, एंड यहाँ पर क्या था, टेरिथैलिक एसिड था, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक, इसमें है थैलिक एसिड ओनली, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, 1,4 की जगह 1,2 लग गया, तो ये बन गया ग्लिप्टल एल्काइल। और ये भी कोपोलीमर है, लीनियर ग्रोथ, लीनियर स्टेप ग्रोथ है, ये भी स्टेप ग्रोथ है, ऑब्वियस है ना। थर्मोप्लास्टिक डिसोल्ड, ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, पता है। यस सर, पढ़ा तो था 8वीं हीट में। से, देखो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हीट से सेट हो जाता है दोबारा
नहीं बिगड़ेगा, ये इसको बार बार गर्म करके वापस रीयूज कर सकते हो। ऐसा होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। क्लियर कट मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा अगर ये सामने आया तो, ठीक है। डिजोल्व्स, थर्मोप्लास्टिक डिजोल्व्स इन सुटेबल सोलवेंट्स एंड सॉल्यूशंस ऑन इवेपोरेशन ऑफ लीव्स ए टफ बट नॉट फ्लेक्सिबल फिल्म। टफ फिल्म बना देता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है ये। पेंट और लिक्वर्स के अंदर यूज होता है, पेंट में यूज करते हैं, लिक्वर में यूज करते हैं इसको। जो ट्रांसपेरेंट लेयर अगर आपको किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ानी तो उसको इससे भी यूज किया जा सकता है, ये वो वाली चीज। नेक्स्ट देखिए नाइलॉन 6, अब ये वाला ना ये बहुत काम का है भाई, ये वाली स्लाइड, ठीक है। इसमें नाइलॉन के टाइप है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन ओनली 6, ठीक है, जिसको परलोन एल बोलते हैं। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, इंसान को थोड़ा सा जिसको कहते हैं कंफ्यूजन रहती है। एडिपिक एसिड होता है, CH4 है और 2 कार्बन, ये 6 कार्बन होते हैं टोटल इसमें, ठीक है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन की चेन। सिंपल याद रखने का तरीका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 6 कार्बन की चेन, एडिपिक एसिड बोलते हैं। और साथ में लगता है हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन डाइएमाइन, 2 एमाइन लगे हुए हैं और हेक्सा मिथाइल लगा हुआ है, 6 मिथाइल, ऊपर भी 6 कार्बन नीचे भी 6 कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन भी हैं, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 6 कार्बन है विद एमाइन, डाई एमाइन है, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन। ये भी कोपोलीमर है, 2 अलग अलग चीजों से जुड़ा है तो कोपोलीमर ही होगा, ऑब्वियस है। इसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रही, इसकी प्रॉपर्टीज ना इन दोनों से मिलती जुलती हैं, तो नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। फिर इसके बाद में नाइलॉन 610, तो देखो यहाँ नाइलॉन 6 था, मतलब एमाइन और यही 6 कार्बन की चेन, और एडिपिक एसिड 6 कार्बन की चेन वाला, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला नाइलॉन 610, अब 610 में क्या है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 10 कार्बन वाला हो गया, यहाँ 6 कार्बन की चेन थी ना टोटल, यहाँ 10 है, 8 ये रहे और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, सेबेसिस एसिड। और इसी के साथ में नाइलॉन 6 रहेगा तो वो 6 वाला सेम टू सेम है, CH2 6 है और 2 एमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। समझ में आ गया नाइलॉन 610 और 6 क्या है? यस सर। 6 में तो दोनों CH2 6 लगेंगे और 2 एमाइन लगेंगे, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड भी 6 कार्बन की चेन वाला। नाइलॉन 610 में हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन तो सेम लगेगा, 6 कार्बन की चेन और 6 कार्बन की चेन और 2 एमाइन, लेकिन नीचे जो एसिड है वो 6 की जगह पर 10 कार्बन की चेन का होगा। दैट इज इट। कोपोलीमर है, लीनियर ग्रोथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। अब्रेशन रेजिस्टेंस, घिसने पर रगड़ने पर ये जल्दी सी कटती नहीं है ये रस्सी, रगड़ोगे ना किसी चीज पर, पत्थर पर, तो ये रस्सी कटेगी नहीं, ठीक है। समवट इलास्टिक, थोड़ी बहुत इलास्टिक होती है, मतलब खींचने पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसका देखो क्या क्या बनता है, टेक्सटाइल फाइबर बनते हैं, ठीक है, कपड़े में यूज होता होगा। कारपेट बनाए जाते हैं, कपड़े में यूज हो रहा तो कारपेट में भी यूज हो सकता है ना। ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, ब्रश के वो आगे वाले वो बनते हैं भाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऑफ द मेटल्स इन बियरिंग, बेरिंग की जगह पर मेटल का सब्स्टिट्यूट है, मेटल की जगह इसे यूज कर सकते हैं। गियर बनते हैं, ठीक है, गियर्स। इलास्टिक होइजरी, जो टाई करने के लिए किसी चीज को बांधते हैं ना, उसको होजरी बोलते हैं, ठीक है। माउंटेनरिंग रोप, जो माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए रोप होती है ना, वो इससे बनाई जाती है। नाइलॉन 610 है। सर बेस्ट यूज है इसका, क्योंकि ये इलास्टिक होती है और टूटती नहीं है। इलास्टिक होती है टू, और बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। देखो सिर्फ इलास्टिक होना ही जरूरी नहीं है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें चाहिए। कैसी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? जैसे सरिया होता है भाई, लोहा होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हैवी होती है, तो हमें पता है कि हम सरिये के सहारे तो लटक सकते हैं। हमें पता होता है एक पतला सा सरिया भी हो ना, इतना सा मोटा सरिया हो, उसके सहारे भी हम पूरा अपना वजन डाल दें तो वो टूटेगा नहीं। ये रस्सी भी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो माउंटेन वाली रोप्स हैं जो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में आजकल सबके पास, खैर यूट्यूब पे उसके ऊपर देखते हैं ना। कुछ लोग सर्फिंग करने जाते हैं नदियों में, है ना, और कुछ लोग ऊपर से नीचे कूदते हैं, बंजी जंपिंग बोलते हैं जिसको। उनमें ये कुछ इस तरह की रोप्स और रबड़ लगे होते हैं, ठीक है। बट द ड्रॉबैक इज दैट कि ये रोप नई है या पुरानी है। अगर काफी पुरानी हो चुकी है रोप और वो बंदा बदले ना पैसे के चक्कर में आके, बहुत महंगी आती है ये, ठीक है, तो भाई हम नीचे गए और नीचे ही चले गए, ऊपर चले गए, नीचे नहीं। ऐसा हो सकता है ना। सर ये वही रोप है क्या जो उसमें भी होती है, जो एक ना वो होता है ना पैराशूट इसमें खुलता है स्काई डाइविंग में। हाँ वो पैराशूट हाँ, के साथ पैराशूट रस्सी में नहीं भी लगी ये रहती वाली रोप्स यूज हो सकती हैं, बिल्कुल।
माउंटेन में भी यूज होती है, पैराशूट में भी ये वाली रोप यूज हो सकती है। पतली होने के बावजूद इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, तो बहुत आसानी से इनको मतलब यूज किया जा सकता है। आगे आता देखो, एक नाइलॉन 6 था, एक नाइलॉन 610 है। अब नाइलॉन 6 आता है अकेला, ओनली 6, पर लोन एल बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, ये दुनिया से अलग है, सीधी सी बात ये है ना। तो ये इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें कितने कार्बन है पता है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, नाइलॉन 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में NH और C डबल बॉन्ड O है। होमोपोलीमर है, यही चेन जो है लीनियर होता है, यही चेन आपस में जुड़ती रहती है एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेट सी बात है, यहां से वो चेन टूटेगी, एक तरफ NH है और दूसरी तरफ वो दूसरा होगा, और ये आपस में फिर जुड़ते जाएंगे, लंबी चेन, यहां से चेन टूट के पॉलीमर बनेगा, लंबी चेन। कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम ये इसका मोनोमर है। उनके मोनोमर ये थे, ये कैप्रोलैक्टम है। तो नाइलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम होता है, याद रखना। 6 और 610 अलग चीजें हैं। अब देखो, इससे भी माउंटेनियरिंग रोप बनती है। अब किससे एग्जैक्टली बनती है, कैसे बताएं भाई? बता सकते हैं हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली किससे बनती है, क्योंकि ये सब एक हमें एक तरह से बेसिक्स बता रखा है कि नाइलॉन 6 से ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नाइलॉन 610 से होता है, नाइलॉन 6 से होता है, और नाइलॉन 610 से होता है। लेकिन एग्जैक्टली कौन से वाली यूज होती है ये अभी भी नहीं पता। हो सकता है इससे अच्छा कोई क्वालिटी आ चुकी हो, काफी सारी मिक्सिंग करके भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वी कांट से, ये कह सकते हैं पुराने जमाने की चीजें हम पढ़ रहे हैं कुछ। आगे देखिए भाई, 2 और पॉलीमर है, इसके बाद लगभग खत्म हो जाएगा ये। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट जिसे बोलते हैं हम, नाम से समझ में आ गया होगा बेकेलाइट क्या होता है पता है? आप लोगों ने बटन देखे ना अपने घर पे, बिजली वाले बटन, यस सर। ये वही होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट इससे मिलकर बनता है। शायद 8वीं क्लास में आप लोगों ने, अगर किसी ने पढ़ा हो तो 8वीं में भी आता है साइंस में, ठीक है। तो बेकेलाइट बनता है, ये क्या होता है? तो देखो, बेकेलाइट ना ऐसा रबड़ है कि एक बार गर्म करोगे पिघल जाएगा, जिस मॉड्यूल में ढालना चाहोगे, जिस शेप में ढालना चाहोगे ढल जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। सीधी और साफ चीज है ना। तो ये वैसा ही होता है, गर्म करने पर भी ये दोबारा से अपनी शेप को वापस रीशेप नहीं करता, और ये फायर रेजिस्टेंस भी होता है, आग इसमें लगती नहीं है। गर्म करोगे इस बटन को तो ब्लैक होकर, काला होकर सड़ जाएगा अंदर ही अंदर, लेकिन आग को फैलने नहीं देगा। समझ गए? मतलब आग ऐसा नहीं कि आप इसको लगाए रखो आग के अंदर बार बार तो ये काला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें खुद में आग लग जाएगी और आप फिर साइड में कर लोगे अगर इसको, तो आग लगी रहेगी नहीं, साइड में करते आग बुझ जाती है इसमें। समझ गए? जैसे मान लो आयरन की रोड को अगर मैं आग में डाल दूं तो उसमें आग थोड़ा लगती है, बस वो जलता रहेगा, ऐसा ही होगा ना, वैसा ये कुछ है। तो ये भाई बेकेलाइट के आपके रबड़ बनते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बनता है इसमें। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड इन दोनों का मिक्सचर होता है विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड वहां दिख ही रहा है ना, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर इसमें पॉलीमर कम बने, ठीक है, इसके अंदर भी ब्रांचिंग और चेन और एक शीट टाइप में बन सकता है, अलग अलग तरह से ये वो हो सकता है। 4 बाइंडिंग ग्लू, बाइंडिंग ग्लू की तरह यूज होता है, यानी इसका ग्लू भी बनता है। वुड वार्निशेस लिक्विड्स बनाए जाते हैं। दूसरा विद हाई डिग्री, अब हाई डिग्री के साथ में इससे क्या क्या बनता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ कोम्ब, कंघा इससे बनाया जाता है भाई, है ना। 4 माइका टेबल टॉप, माइका के टेबल के टॉप्स इससे बनते हैं। फाउंटेन पेन इससे बनाए जाते हैं। बैरल्स बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्विचेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्विच और प्लग इसी से बनते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी इसी से बनते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट आता है मेलामाइन। मेलामाइन अभी फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, मेलामाइन, ठीक है। इसको मेलामाइन को फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या यूज होता है? मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों चीजें यूज होती हैं। मेलामाइन क्या होता है? अब जरा उसका फॉर्मूला मुझे नेट पर सर्च करके दोगे आप लोग। फॉर्मेल्डिहाइड सबको पता है, HCHO। कोपॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ है, वो तो सेम टू सेम है। टफ होता है, रबड़ है, रबड़ लाइक प्रोडक्ट है, लेकिन टफ होता है। नॉन ब्रेकेबल एंड नॉन प्लास्टिक, ये पता नहीं क्या कुछ था, वो कट गया है ना। नॉन ब्रेकेबल, नॉन प्लास्टिक चीजें, मटेरियल्स इससे बनाए जाते हैं, नॉन ब्रेकेबल चीजें बनती हैं। अब बताइए मेलामाइन का किसी को फॉर्मूला देखा किसी ने? सर मैंने C3N6H6, आवाज नहीं आ रही भाई। C3N6H6, C3 N6H6,
स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? सर ये यहाँ पे ये बेंजीन रिंग जो होती है ना, 6 कार्बन होते हैं, उसमें 6 कार्बन की जगह नाइट्रोजन कार्बन ऑल्टरनेट कर दो, और जिन कार्बन पे नाइट्रोजन नहीं है ना, मतलब जिन पे हाइड्रोजन लगा है, उनके पे NH2 लगा दो। हाँ, तो वो कितना फॉर्मूला कैसा बनेगा यार? ये फॉर्मूला मेरे को सर डाउट है। 6 एटम्स की रिंग बनेगी, कार्बन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट होंगे। और सर जो कार्बन है उनके ऊपर एक NH2 लगा दो। सर आपका नेटवर्क शायद हो गया है, मेरा रुका है पता नहीं। सर का होगा शायद। टूट गया क्या? हेलो, सर आ गई मेरी आवाज आ रही है? आ गई सर, आ गई। और सर डबल बॉन्ड बना दो, मतलब बेंजीन में हाँ, जैसे 3 बेंजीन डबल। जैसा होगा, डबल बॉन्ड तो अल्टरनेट में होंगे इसके। ये होता है मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जोड़ते हैं जब, तो ये बन जाता है हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और ये भी कुछ कुछ अननोन ब्रेकेबल प्लास्टिक जैसा कुछ होता है। ठीक है, दैट इज मेलामाइन। तो क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो पॉलीमर का इतना सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में थोड़े ये पीवाईक्यू डाल रखे मैंने, तो इतने सिर्फ ये चीजें आप कर लेते हो, बेसिक्स है, दैट्स इट। तो इसके अंदर ना आपका सारा पॉलीमर का काम चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशल लेसन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी पॉलीमर की शेप देखना चाहते हो तो वो आप वैसे भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप ढूंढ सकते हो आसानी से। लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा, कोई कोई क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू लगाओ, सारा खत्म। यही मेन है इसमें पॉलीमर्स के अंदर, और इसमें कुछ नहीं है। आगे कुछ अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। द रिएक्शन ऑफ, ये पीवाईक्यूज है, Xenon O2F2 P ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शंस हैं, गिव्स ए Xenon कंपाउंड P। Xenon का कोई कंपाउंड देता है, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P इज। P 1 मोल लिया हमने, और कितने मोल HF निकलेगा? तो देखो Xenon और कोई कंपाउंड बनाया हमने, XeF2 निकला। XeF2 को वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो Xenon प्लस HF 4 मोल निकलता है। बैलेंस इक्वेशन है, याद होनी चाहिए दोनों इक्वेशन है, तो समझ लेना क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? सर P ब्लॉक में ग्रुप 18 की रिएक्शंस याद नहीं हो रही, बाकी सारी हो गई। 18 ग्रुप की रिएक्शन उसमें है कौन सी यार? जीनॉन वाली। Xenon ही तो है। हाँ जीनॉन वाली है, मतलब याद नहीं हो रही। हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, Xenon में ना इसके मॉलिक्यूल्स को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इसको गर्म कर दो ना किसी मॉलिक्यूल को, तो Xenon अकेली सीधा अलग हो जाती है। सीधा सबसे आसान तरीका ये माइंड में रखना, फिर रिएक्शन याद करोगे आपको बड़ा आसान लगेगा। कि Xenon जल्दी से रिएक्शन तो करता नहीं है। अब Xenon O2F2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमें P बन रहा है, मतलब Xenon के साथ फ्लोरीन जुड़ गई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। अब अगर इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो पक्के तौर पर Xenon तो अलग हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो रिएक्शन करके राजी नहीं है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो Xenon तो अलग होने वाली है। अब बाकी क्या बनेगा? हल्का फुल्का बाई प्रोडक्ट आपको देखना है, बैलेंस आप कर ही सकते हो। तो कुल मिला के थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ी सी समझ यूज कीजिए, और फिर रिएक्शन हो ही जाएगी, है ना? वैसे करके याद कीजिए तो हो जाएंगी। 2-4 बार देखो उनको, 1-2 बार रिवाइज करो, याद हो जाएंगी। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्मल डीकंपोजिशन है AgNO3 का, प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस, 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस प्रोड्यूस करता है वो। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑफ द गैस दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। तो जिसमें हायर नंबर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो अगर AgNO3 को गर्म करते हैं तो हमें पता है, डिकम्पोज करते हैं, NO2 और O2 बनते हैं, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है। इसमें ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। NO2 में अकेला होता है, पता है NO2 का स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन के बस यहाँ पर होता है अकेला पैरामैग्नेटिक एक, और इसकी एक वैलेंसी थी, और लोन पेयर था। लोन पेयर ये डोनेट कर देता है, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज 3 लोन पेयर्स के साथ, और नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा विदाउट एनी लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ गया? एक अकेला इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, फ्री रेडिकल होता है NO2 का। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक फ्री रेडिकल होता है। अब वैसे देखा जाए तो हम कहेंगे इसमें एक कहां से पता लगा हमें भाई, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन O2 में तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। O2 का डायग्राम बनाएंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, पता है? ऑक्सीजन में तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, फ्री रेडिकल कहाँ है? कहीं सर नहीं वो है। MOT में होते हैं ना। लेकिन MOT के अकॉर्डिंग, MOT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनपेयर्ड हैं।
पता है, यहाँ सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, बट एमओटी के अकॉर्डिंग इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं, तो ये हमें पता है। ऑक्सीजन का इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है, एमओटी के अकॉर्डिंग इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा और ये रहा। अब इसने क्या कहा कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ गैस। अब ये सिर्फ इतना नहीं कह रहा है जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड है, ऑक्सीजन में ज्यादा अनपेयर्ड है, तो उसमें एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 4 और 2, 6। ये समझ में आ रहा है 6 आंसर कहां से आया, अनपेयर्ड स्टार वाले ऑर्बिटल्स। तो भाई ये सारे स्टार वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले स्टार वाले, ओनली स्टार। तो ये स्टार वाले ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड होते हैं और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 6 इज द आंसर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। NO2 को तो सीधा कैलकुलेट करते हैं हम, O2 के केस में थोड़ा याद रखना है MOT को। The CH2 methylene group in the product formed from the following reaction sequences। तो ये कुछ रिएक्शन दे रखी है भाई, ठीक है, ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, O3 जोड़ रहे हैं, O3 जोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो। सबसे पहला काम तो यही है, समझ में आ रहा है? यस सर। Zn के साथ में फिर KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो O3 हमने लगाया, डबल बॉन्ड O, ऐसे से दोनों सेम मॉलिक्यूल बनेंगे, ऐसे से 2 बन जाएंगे। KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो पहले एल्डिहाइड था, अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज फिर से कर देगा, H को OH बना देगा। ठीक है, फर्दर क्या हुआ, अब इसके बाद इसने कहा कि NaOH डालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करके, फिर क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं, तो NaOH जब डालेंगे इसमें तो H यहाँ से चला जाएगा, Na जुड़ जाएगा, सोडियम सीधा इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का H चला गया, NaOH था, बेस था, एसिड बेस रिएक्शन होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल। कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिख रखा है इस NaOH के साथ में, तो वो कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में हेक्सेन बनता है, नॉर्मल कार्बन की चेन हेक्सेन बनेगी। हेक्सेन को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड 750 केल्विन 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में 11th क्लास की रिएक्शन है, ये क्या बनता है, ये बेंजीन बनाता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मैंने एक TYQ में पढ़ा था, मेरे को इसको देख के याद आ गया। एक वो दे रखा था कीटोन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2OH, और यहाँ पर कार्बन की चेन है, कीटोन है, इज दिस कीटोन? यस, यस सर। ठीक है, तो ये हमारी Yes, रिएक्शन है, इसमें कीटोन है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें टोलन रिएजेंट डाल रहा है, ये टोलन रिएजेंट डाल रहा है। टोलन रिएजेंट क्या करता होता है भाई, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, yes sir, यस सर। है ना। टोलन रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है या रिड्यूस करता है? सर वो तो एल्डिहाइड में करता है ना, ऑक्सीडाइज। हाँ सॉरी, एल्डिहाइड में करता है ना। तो अब बात आती है, क्वेश्चन ये था कि इसकी रिएक्शन टोलन रिएजेंट और ऐसे ऐसे 2-3 रिएजेंट और दे रखे थे, ठीक है। उसने पूछा था कि टोलन रिएजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर जिनको टोलन रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, और उसमें ये भी था, इसको भी वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ गए? अब जरा सोचिए इसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, फिर मैं बताता हूँ। हाँ भाई बोलिए। अब मैं इसका एक रूल बता देता हूँ आप लोगों को। सर इसमें अगर जो कीटोन है उसकी अगर हम इनॉल फॉर्म बनाएं तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अगर हम उसकी इनॉल फॉर्म तोड़े तो उधर वाले पे OH और इधर वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्डिहाइड बन गया। हाँ हाँ हाँ, ये कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म दिखाता है, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है कुछ अमाउंट में। अब जो कुछ अमाउंट एल्डिहाइड बनेगा टोलन रिएजेंट उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, फिर से कुछ अमाउंट बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो राइट में शिफ्ट होता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो इस वजह से ऐसा होगा। तो लेकिन ये इसके बिहाइंड द सीन इसके अंदर रीजन है। लेकिन दूसरी बात सुनिए, इसको याद कैसे किया जाता है। तो टोलन रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कैसे करता है, अब ये ध्यान रखना, टर्मिनल कीटोन। अब इसका मतलब क्या है, टर्मिनल मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। तो भाई टर्मिनल मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो क्या टर्मिनल मिथाइल कीटोन है लास्ट में, मतलब ये कीटोन जो है वो लास्ट, इसके बाद सिर्फ एक ही कार्बन हो, ये हो गया टर्मिनल कीटोन। मिथाइल कीटोन, यहाँ पे मिथाइल लगा होना चाहिए, लेकिन मिथाइल के साथ मिथाइल हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, हाइड्रोक्सी भी लगा हो। अगर टर्मिनल मिथाइल हाइड्रोक्सी कीटोन है
तो क्या करेगा, टोलन रिएजेंट उसको डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करता है, तो ये रिएक्ट करेगा टोलन रिएजेंट के साथ। यस, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब ये ना याद रख लेना भाई, ठीक है। इसका रीजन क्या है, प्रणव ने बिल्कुल सही रीजन बताया। अगर हम इसका ट्यूटामेरिज्म करते हैं, ट्यूटामेरिज्म कैसे करेंगे, ट्यूटामेरिज्म रीजन देखिए, और कोई नहीं करता है, तो एडवांस लेवल में और कुछ नहीं होता, बस एक्सेप्शंस को और थोड़ा सा चीजों को घुमा देते हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा बेटर चले, और कुछ भी नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर कार्बन है, इसके साथ में ये क्या होता है यहाँ वाला H है, ठीक है, और एक H लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये ऑक्सीजन यहां जाएगा, इसका बॉन्ड यहां पर आएगा, तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एक तो ट्यूटामेरिज्म इसमें ऐसे हो सकता है, OH बन गया, डबल बॉन्ड CHOH, क्या बना ये, इनॉल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म बन गई, लेकिन क्या इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ तो एल्डिहाइड नहीं बन रहा है। वैसे वहाँ पे अगर वो उधर वाले OH से हाइड्रोजन ले ले तो बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही 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 रुको, ठीक है। ये था, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर OH है, थोड़ा दूर बनाते हैं, OH, ठीक है, और इसके साथ CH2 था, सही है, यही था हमारा मॉलिक्यूल, यस सर। है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा क्या, ये तो नहीं आने वाला, ये बॉन्ड इधर आएगा, सर इनॉल फॉर्म बना के फिर मतलब जो जैसे फिर से बनाते थे उधर वाले OH से ले लेगा ना फिर हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में ही। वापिस इनॉल फॉर्म से लेगा, रुको देखते हैं। बनाता ऐसे ही है, मेरे बहुत दिन पहले मैंने देखा था, तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी अच्छे से। CH2, इसका H यहां से लिया, ये H लगा, ये OH लगा हुआ है, पहले तो नॉर्मल इनॉल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनॉल फॉर्म बन जाएगी RCOH, इसके बाद में बनेगा डबल बॉन्ड CH और OH। अब यहां से कुछ होने वाला है, एक H, जो उधर वाला OH है उससे हाइड्रोजन ले लेगा ना कार्बन। कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, यस सर, वो उधर वाले OH से दूसरी साइड वाले OH से ले लेगा हाइड्रोजन। यहाँ वाले OH से, इससे हाइड्रोजन लेगा, रुको, डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, है ना। यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है रीजन इसका, लेकिन यही है। COH, यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, और इसके साथ में ये O और H, ये OH बन गया, और नहीं नहीं नहीं, रुको, क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया O, और इस तरफ H आ गया, ठीक है, क्लियर है। बैलेंस देखो सारी पूरी है, हाँ पूरी है, ठीक है। तो भाई ये C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये वाला एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड अब बन गया, तो लिटल सा ये एल्डिहाइड यहाँ लिटल से अमाउंट में बनेगा, ये एल्डिहाइड बन गया, लिटल से अमाउंट में ये एल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, हमेशा रिवर्स में ये चलती रहेगी, लेकिन एट लिस्ट, क्योंकि वो एल्डिहाइड यूज हो जाएगा, अब देखना जरा, ये वाला एल्डिहाइड तो यूज हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा टोलन रिएजेंट, समझ में आ गया। यस सर। जिसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, और जिसकी वजह से बार बार रिएक्शन होती रहेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्न करने की टेक्निक है कि टोलन रिएजेंट जो है, टर्मिनल मिथाइल हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है, वो टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, वरना कीटोन रिएक्शन नहीं करते। ये एडवांस में PYQ में आया हुआ कहीं ना कहीं, मुझे याद है बस, लेकिन पता नहीं कौन से में आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है बेटा, यस सर। सभी को समझ में आ गया। जब ऐसी छोटी छोटी चीजें, जब आप बहुत सारी लोड्स ऑफ चीजें, लोड्स ऑफ थिंग्स आपको याद आ जाती है, तब आपको टेक्निक करना आ जाता है कि हाँ, इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ा तोड़ा भी जा सकता है। जैसे मेरे को सिर्फ ये याद था कि टर्मिनल हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, तो मैंने एक वर्ड याद कर लिया, अब उस वर्ड से रीजन पता था कि कहीं ना कहीं कीटोन बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है ना। लेकिन जब बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सोचना पड़ गया, बट एटलीस्ट मुझे लर्न है ना कुछ ना कुछ, बहुत दिन पहले पढ़ा था कभी, तो मेरे को कुछ ना कुछ याद था, वो हल्का सा सोचने पर बन जाता है। ये आपके साथ भी होगा, पेपर में डायरेक्ट ट्रिक देख के, ट्रिक ये है कि टर्मिनल मिथाइल कीटोन देखो, हाइड्रोक्सी कीटोन देखो और लगा दो। हाइड्रोक्सी जरूर होना चाहिए, अगर हाइड्रोक्सी नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा। समझ में आ गया बेटा सबको?
यस सर। ठीक है, तो आगे भी कुछ PYQs डाल रखे हैं, जैसे देखो कंपाउंड विच रिएक्ट विद NH3 टू गिव द बोरोन नाइट्राइड, बोरोन BN देता है, अभी बोरोन नाइट्राइड कौन सा कंपाउंड है? बोरोन करेगा अमोनिया के साथ, या B2H6 करेगा, B2O3 करेगा, HBF4 करेगा। ठीक है, तो B2H6 करता है भाई, डाइबोरेन ऐसा करता है, डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके BNX बनाता है। और B2O3 ये क्या करता है? अमोनिया के साथ रिएक्शन करके B2O3 NH2 और इसको हीट करने पर भी BNX भी बनेगा। फर्दर बोरोन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी BN बनाता है प्लस H2। सिंस बोरोन इज नॉट ए कंपाउंड, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। तो बोरोन क्योंकि अब देखो ये ट्रिक देखो इनकी, कितनी घटिया लेवल की ट्रिक है, समझ में आ रही है? यस सर आ रही है ना, कि देखो द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद अमोनिया टू, तो ये B2O3 देता है, बिल्कुल सही है। B2H6 भी दे रहा है, ये भी ठीक है ना। B2H6 B2O3 दे रहा है, बोरोन नहीं देता, बोरोन को नहीं मानेंगे, ए ऑप्शन सही नहीं है, डी तो नहीं देता। ठीक है, तो यानी कि बी और सही सी वाले सही ऑप्शंस हैं, ए को नहीं मान रहे वो। हालांकि इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि 3 रिएक्शन याद करनी है, बाकी इन्होंने जो ट्रिक खेल रखी है वो खेल रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ रिलेटेड, ये आसान क्वेश्चन है, सीधे याद करने। रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द ओर, द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर 900 से 1500 केल्विन आर। लाइमस्टोन यूज होता है टू रिमूव द सिलिकेट इंप्योरिटी, लाइमस्टोन को यूज करते हैं डेफिनेटली, है ना। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, इसको ये CaO में कन्वर्ट होता है, CaO रिएक्शन करता है हमारा गैंग से, गैंग मतलब जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें, और इसको फ्लक्स बोलते हैं, जो रिएक्शन करके स्लैग बना देता है, जो नीचे बैठ जाती है। ये वाली रिएक्शन पढ़ रखी है सबने? यस सर, 2-3 दिन पहले ही पढ़ी है ना, बस फिर तो ये तो यूज होता है, बिल्कुल सही है। पिग आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन 4% कार्बन। पिग आयरन में 4% कार्बन होता है, सीधा याद करने वाली बात है, इसका नाम ही पिग आयरन होता है। जो सबसे पहले मिलता है हमें वो पिग आयरन मिलता है, ठीक है, वो उसमें 4% कार्बन होता है। रफ आयरन में 1 से 2%, W से शुरू होता है वो रफ आयरन, उसमें 1 से 2% कार्बन होता है। ठीक है, दो ही तरह के ये होते हैं आयरन। तीसरा देखो कोक कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, ये भी सही है, कोक कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ NO2 एंड CO। NO2 तो नहीं होता भाई, ये नहीं होता है, CO हो सकता है, ठीक है, लेकिन NO2 नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ABC तीनों ऑप्शन सही है। यस, क्लियर है सबको? है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉलीमर के ऊपर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इज आर द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। याद है पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन था क्या? वो नेचुरल रबर देता है। हमने नेचुरल रबर का किया था, सिंथेटिक रबर का है पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर का लगभग फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क होता है सिस और ट्रांस फॉर्म का। याद रखना, अगर वो सिस फॉर्म में है तो नेचुरल रबर, अगर ट्रांस फॉर्म में है तो वो सिंथेटिक रबर है। समझ में आ गया सिंथेटिक रबर? यस सर। बस ये याद रखना, जो हमने जो नेचुरल रबर किया था उसी का सिंथेटिक फॉर्म है, वो सिस और ट्रांस फॉर्म में डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन नेचुरल रबर देता है, गलत है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो नीचे वाला ही आपको डाटा याद रखना होता है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है बाय हीटिंग इट विद द पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। तो टेफ्लॉन क्या इससे बनाया जाता है? टेफ्लॉन नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़ा है। यस सर, इसी से बनता है टेट्राफ्लोरो। सर अभी कैटलिस्ट मेंशन नहीं था ना, हमने पढ़ा था तो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। अभी आ रही है आवाज? आ गई। ठीक है, आ गई आवाज क्या? हेलो? हाँ सर आ गई, ठीक है, तो देखिए मतलब ये हमने बेशक उसके बारे में नहीं पढ़ा कि पर सल्फेट कैटलिस्ट क्या है, इसका नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है कि इससे मिलकर बनाया जाता है। तो इस ऑप्शन को एक बार के लिए डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। PVC इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यस सर, ट्रू है सर, ट्रू है। ये सर मेल्ट हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है, मेल्ट होकर रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है।
थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक Yes, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एक बार गर्म करने पर सेट हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। तो जो आपका हमने लास्ट में Yes, किया sir. प्लास्टिक कौन सा था, वो बटन बनाने वाला बेकेलाइट। बेकेलाइट Yes, sir. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अब ये याद रख लेना, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। ये थर्मोप्लास्टिक है तो वो थर्मोसेटिंग है, वो एक बार सेट होगा, दोबारा गर्म करने पर फिर रीमोल्ड नहीं हो सकता। जो रीमोल्ड हो सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक है। समझ में आ गया? यार सर, ये थर्मोसेटिंग में आपने जो बैकलाइट बताया, ये कुकर के हैंडल्स बनाने में आते हैं ना? हाँ, कुकर का हैंडल भी बनता है बिल्कुल, और हमारे बटन तो बनते ही हैं, कुकर का हैंडल भी बनता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, इथीन नहीं, इथीन 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर, 1000 से 2000 टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इनिशिएशन यील्ड टू डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो भाई, इथीन से हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है? इससे ये जो 1000 से 2000 केल्विन ये टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, इससे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, हाई वाला नहीं बनता। हाई के लिए Okay, अलग sir. से अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो मतलब ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। और टेफ्लॉन वाले के बारे में इसने बता ही नहीं रखा है, वैसे टेफ्लॉन वाला ही सही होना चाहिए। सर टेफ्लॉन में फ्री रेडिकल होता है तो हो सकता है पर सल्फेट कैटलिस्ट हो, क्योंकि फ्री रेडिकल में पर वाली चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन फिर भी अब ये एग्जैक्टली ये है कि नहीं, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते, बट कुल मिला के ये होना चाहिए। दैट इज वाई मतलब बी वाला ऑप्शन भी सही है। 1 2 3। तो यहाँ से ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको थ्योरी भी साथ में याद करनी होती है जो नीचे दिया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, इसे थ्योरी सीखो, किसी और क्वेश्चन में ये वाली थ्योरी कहीं यूज हो जाएगी। समझ गए? ठीक सर, है ये भाई, एडवांस का है कि मेन का है, ऐसे क्वेश्चन? एडवांस है बेटा, सारे क्वेश्चन एडवांस है, कोई भी मेंस का क्वेश्चन नहीं Okay, डाल sir. रखा मैंने। मैं आपको एडवांस अभी करवा रहा हूँ, तो कोई Okay, sir. क्वेश्चन आपको मेंस का नहीं मिलेगा, याद रख लेना, मैं डालूंगा ही नहीं, सीधी सी बात ये। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब आप जितने भी पॉलीमर्स हैं सारों को याद कर लो, मोटा मोटा 90% पॉलीमर कवर हो जाएगा सिर्फ उतनी सी स्लाइड से। PYQ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए जो कर रखे हैं, और उसके अलावा दूसरे वाले, उन्हीं में आपको थ्योरी मिलेगी। तो समझ में नहीं आ रहा तो हम तक पहुंचिए, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। हाँ भाई बताइए।